बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त, मेरे तमाम स्टूडेंट्स खैर वाफियत से होंगे। अच्छा, आज से हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि मेरे पढ़ाने का मेथड ये होगा कि सबसे पहले मैं आपको जो बुक में दिया गया है, जो टॉपिक दिया गया है, वो मैं आपको अच्छे से समझाऊँगा। इसके बाद फिर मैं आपको उस टॉपिक की समरी दूंगा, फिर आपको मैं SLO बेस आपको उसमें से क्वेश्चन निकाल के दूंगा। इसके बाद फिर मैं आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ MCQs दूंगा, जिनका आंसर मैं फेसबुक पे मेंशन भी कर दूंगा। लेकिन ये सिर्फ इसलिए MCQs होंगे कि ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें। वो आज जो आपको मैं आंसर दूंगा वो जस्ट आपने वहाँ से देख के देखना है कि आपको कितना आता है, आपने कितने अच्छे से आपने इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 1.1 थ्योरी ऑफ सिस्टम्स। अच्छा, कहता है द आइडिया ऑफ अ सिस्टम इज़ यूजफुल टू एक्सप्लेन बोथ द एक्सटर्नल रियलिटीज़ एज वेल एज द इंटरनल वन। अच्छा, कहता है हमारे पास जो सिस्टम का आइडिया है वो हमारे पास काफ़ी मुफीद होता है कि हम किसी भी चीज़ की हम एक्सटर्नल मतलब बाहर की जो हमारे पास रियलिटीज़ हैं, जो कि हमारे पास असल चीज़ है, जो उसको हम समझ सकें। इसके अलावा उसके अंदर की जो खसूसियात हैं, अंदर के जो उसका निज़ाम है, उसको हम अच्छे तरीके से हम उसको समझ सकें। अच्छा, कहते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ सिंपली एन ऑर्गेनाइज सेट ऑफ कंपोनेंट्स दैट आर कोऑर्डिनेटेड टू परफॉर्म अ डेजिग्नेटेड फंक्शन। अच्छा, फिर आपको बताता है कि एक इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है कि जो हमारे पास जिसमें हमारे पास जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके जो वो एक तरीके से वो एक ऐसे इस अंदाज से वो आपस में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं कि वो आपस में एक दूसरे से रब्ता करके वो आपको एक मखसूस फंक्शन, एक डेजिग्नेटेड फंक्शन, जो काम हमने उसको दिया होता है वो काम हमको करके दे रहे होते हैं। All the components of the system are in some way related to each other and the functioning of the other components enhances the operation of the system. अच्छा, कहता है जितने भी हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं, जितने भी हमारे पास हिस्से होते हैं किसी भी सिस्टम के, कहता है वो किसी न किसी तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होते हैं, उनका एक दूसरे के साथ रब्ता लाजमी होता है। और कहता है ये सारे आपस में मिल के किसी भी सिस्टम के काम करने की सलाहियत को बढ़ा रहे होते हैं। नीचे आपको एग्जांपल दे रहा है, बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, ऐसे आप सिस्टम को समझ जाएंगे। कहता है लेट अस कंसिडर अ सिंपल एग्जांपल सच एज कार डिपिक्टेड इन फिगर 1.1। ठीक है, ये कार आपको दी गई। कहता है इट इज़ मेड अप ऑफ एन इंजन, व्हील्स, ब्रेक्स एंड अदर रिलेटेड सिस्टम। अच्छा, कहता है ये हमारे पास इसके उसने चीदा कुछ उसने मेन पार्ट्स बताए हैं कि वो हमारे पास इंजन उसमें होता है, उसमें हमारे पास टायर होते हैं, ब्रेक्स होती हैं और कुछ उसके अलावा आइटम्स होते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं हमारे पास इसने चार्जर दी हुआ, बैटरी दी हुई है, फ्यूल स्टोरेज, लाइट वेटिंग मटेरियल एट्सेट्रा। अच्छा, कहता है एवरी पार्ट्स प्ले अ यूनिक टास्क बट कोलेक्टिवली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द कार मूव। अच्छा, कहता है हर पार्ट का एक मखसूस उसका एक टास्क है, उसका एक मखसूस रोल है, उसका एक मखसूस किरदार है, उसने अपना वो किरदार अदा करना होता है। और जब तमाम हिस्से किसी भी कार के वो एक मखसूस किरदार अपना अदा कर रहे होते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी कार जो है वो अच्छे तरीके से आगे मूव हो रही होती है। मैं आपको इसकी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कार है, वो जो उसने 3 बातें बताई वो उसी से हम समझते हैं। ये कार है, इस कार में फॉर एग्जांपल इंजन ही नहीं है तो कार क्या आएगा, कार चल पाएगी? बिल्कुल नहीं चल पाएगी। अच्छा, इंजन है हमारे पास जी, इसके टायर नहीं है जी, इंजन तो काम कर रहे हैं, नीचे टायर काम नहीं कर रहे, मखसूस किरदार है ना टायरों का। अब टायर नहीं चलेंगे तो क्या गाड़ी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। तीसरा इसने बताया ब्रेक्स का, तो क्या ब्रेक्स के बगैर गाड़ी चल पाएगी? बिल्कुल चल पाएगी। लेकिन अगर कहीं पे गाड़ी को रोकना पड़ गया तो क्या होगा, गाड़ी हमारी नहीं रुक पाएगी। इसका मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि ब्रेक्स के बगैर भी गाड़ी का चलना, इस कार का चलना नामुमकिन है। मतलब कि ये तीनों इस कार की फंक्शनिंग के लिए, इस कार के नॉर्मल चलने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। फिर कहता है जी लाइक वाइज एवरी कंप्यूटर, ऑर्गेनिज्म, मशीन और डिवाइस हैज़ कंपोनेंट्स दैट वर्क टुगेदर टू अचीव एन आउटकम। अच्छा, कहते हैं हमारे पास इस तरीके से हमारे पास हर कंप्यूटर का, हर ऑर्गेनिज्म का, हर मशीन का हमारे पास या किसी भी डिवाइस के जितने भी कंपोनेंट्स है, कहता है वो
तमाम आपस में काम कर रहे थे, मिल के काम कर रहे थे ताकि वो एक मखसूस आउटकम उससे जनरेट हो सके। नेक्स्ट हम पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास सिस्टम थ्योरी। अच्छा, कहता है ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट रिलेट द ह्यूमन विद सोसाइटी एंड साइंस इज़ नोन एज सिस्टम थ्योरी। अच्छा जी, फर्स्ट चैप्टर है, इसमें कंप्यूटर के बारे में नॉलेज थोड़ी कम है, लेकिन आगे चल लेंगे तो आगे चैप्टर में आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। अच्छा, कहता है ब्रांच ऑफ साइंस। अच्छा, कहता है साइंस की वो ब्रांच जो कि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म के कॉम्प्लिकेटेड पेचीदा स्ट्रक्चर्स को वो डील करती है। इसके अलावा कहता है जी कि वो इंसानों को सोसाइटी के साथ और साइंस के साथ मिला रही होती है, उस ब्रांच को हम सिस्टम थ्योरी कहते हैं जी। अच्छा, कहता है इट गिव्स अ वे ऑफ इंटरप्रेटिंग द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड विद डिफरेंट वेरिड पर्सपेक्टिव्स, हाउ द डिफरेंट सिस्टम्स एंड सब सिस्टम्स ऑपरेट, हाउ दे आर इंटीग्रेटेड एंड हाउ दे ग्रो एंड हाउ दे चेंज विद टाइम। अच्छा, कहता है जी ये हमें वो तरीका मुहैया करती है, वो रास्ता मुहैया करती है जिससे हम जो हमारी इस दुनिया में जो सिस्टम हो रहे थे उसको हम देख सकते हैं, उसको हम समझ सकते हैं अपने मुख्तलिफ़ नज़रियात के थ्रू। और फिर कहता है कि किस तरह हमारे पास मुख्तलिफ़ सिस्टम आपस में काम करते हैं, किस तरह उनके अंदर जो सब सिस्टम है वो ऑपरेट करते हैं, किस तरह वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, किस तरह वो आपस में मिलकर ग्रो करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, और किस तरह वो चेंज के साथ साथ इन्हांस होते रहते हैं, ख़ुद को बदलते रहते हैं, ख़ुद को बदलते रहते हैं और ख़ुद को मॉडिफाई करते रहते हैं। अच्छा, सिस्टम कैन बी ऑब्जर्व्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस, स्टार्टिंग विद द लेवल्स ऑफ नेचर एंड गोइंग ऑल द वे अप टू द लेवल्स ऑफ सिस्टम डिज़ाइंड बाय द ह्यूमंस। अच्छा, कहता है सिस्टम को हम तकरीबन हर ही लेवल पे देख रहे हैं, हर लेवल में हमारे पास सिस्टम हो रहे मौजूद हैं जी। कहता है जी अगर हम नेचर में देखें, नेचर में हर जगह पर हमारे पास सिस्टम मौजूद हैं। और कहता है जी, और ये हम अगर इंसानों की बात करें तो इंसानों में ने भी कुछ सिस्टम डिज़ाइन किए हैं, जिस तरह अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, कार के सिस्टम है। आगे हम देखेंगे जी हमारे पास यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट का सिस्टम है जी। इस तरह हमारे पास मुख्तलिफ सिस्टम हमारे पास आ रहे थे, एडमिशन सिस्टम आ रहे थे। अच्छा, कहता है जी दिस कैन बी फिजिकल ऑब्जेक्ट सच एज अ कार, processes such as the university admission process, और abstract objects such as mathematical formula। अच्छा, कहता है ये हमारे पास कोई फिज़िकल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जिस तरह पीछे हम देख चुके हैं कि हमारे पास कार का सिस्टम था। इसके अलावा कहता है जी कोई ख़ास कोई प्रोसेस हो सकता है, कोई काम हो सकता है, जिस तरह वो कह रहा है जी यूनिवर्सिटी का एडमिशन का प्रोसेस है। किस तरह यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस हो सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हमारे पास एडवर्टीज़मेंट आती है कि हाँ जी फ़लाँ यूनिवर्सिटी में फ़लाँ डिपार्टमेंट में हमारे पास एडमिशन ओपन हो गए हैं जी। वो स्टूडेंट्स देखते हैं, उस पर अप्लाई करते हैं। अप्लाई किस तरह करते हैं? यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर या नेट से फॉर्म डाउनलोड करके उसको सबमिट करवाते हैं, अपनी जो पर्सनल डिटेल होती है उसको लिख के वो सबमिट करवाते हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी एक टेस्ट रखती है, वो टेस्ट आपने क्लियर करना होता है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स आपसे देखे जाते हैं, उनको उनकी जांच पड़ताल की जाती है। उसके बाद उसकी एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। वो मेरिट लिस्ट में जो बच्चे आ जाते हैं उनको बोला जाता है कि भाई आप लोग फ़ीस सबमिट करवाएं, फ़लाँ फ़लाँ इतनी इतनी फ़ीस है, वह सारी फ़ीस सबमिट करवाई जाती है। उसके बाद फिर देखा जाता है कि कुछ बच्चे किसी भी वजह से रह जाते हैं, तो देखा जाता है कितने बच्चे रह गए हमारे पास कितने डिपार्टमेंट में। तो हर डिपार्टमेंट के हिसाब से फिर नई मेरिट लिस्ट बनती है। वो जो वेटिंग लिस्ट में बच्चे होते हैं उनको फिर बताया जाता है कि आए आप लोग भी एडमिशन ले सकते हैं। इस तरह मतलब हमारे पास उसके बाद फिर उनको उनकी आइडेंटिटी दी, उनका स्टूडेंट कार्ड दिया जाता है, फिर उनको बताया जाता है फ़लाँ दिन से आपकी क्लासेस स्टार्ट हैं। और कहते हैं और एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स सच एज मैथमेटिकल फार्मूला, कोई मैथमेटिकल फार्मूला भी हो सकता है जिस पे हम काम कर सकते हैं, वो हमारे पास एक सिस्टम का हिस्सा हो सकता है जी। थिंकिंग अबाउट हाउ सिस्टम ऑपरेट हेल्प अस बेटर अंडरस्टैंड हाउ दे नीड टू बी डेवलप्ड एंड नर्चर्ड अक्रॉस डिफरेंट डिसिप्लिन लाइक कंप्यूटिंग, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड सोशल साइंस। ऐसा कहता है जी जब हम किसी सिस्टम के बारे में सोचते हैं कि वो कैसे ऑपरेट करता है, कैसे वो काम कर रहा था, तो उससे हम बेटर अंडरस्टैंड, उससे हम अच्छे तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे इस सिस्टम की ज़रूरत क्या थी, क्यों उसको डेवलप किया गया है, और किस तरह ये हमारे पास डिफरेंट हमारे पास जो डिसिप्लिन है, डिफरेंट हमारे पास फील्ड हैं, उनमें ये अपना किरदार अदा कर रहा है। जिस तरह कहता है कंप्यूटिंग में, कंप्यूटर साइंस में, बायोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, सोशल साइंसेस वगैरह में। अच्छा, कहते हैं इन दिस सेक्शन बेसिक कॉन्सेप्ट विल बी इंट्रोड्यूस टू एम्फसाइज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल। अच्छा, कहते हैं इस जगह पे इस सेक्शन में हम देखते हैं कि हमारे पास जी
कौन से हमारे पास फंडामेंटल कंसेप्ट और प्रिंसिपल है किसी भी सिस्टम के। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिस्टम। अच्छा, कहते हैं अ सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स ऑब्जेक्टिव्स, कंपोनेंट्स, कम्युनिकेशन अमंग कंपोनेंट्स एंड एनवायरनमेंट इन विच इट वर्क्स। अच्छा, कहते हैं सिस्टम को हम डिस्क्राइब किए जाते हैं कि उसके ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट, मतलब कि उसके मेन कंपोनेंट क्या हैं। इसके अलावा वो कहता है जी कि वो जो कंपोनेंट्स हैं, अज्जा हैं, उनकी आपस में कम्युनिकेशन कैसे है और किस माहौल में वो काम कर रहा है जी। कहते हैं द कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम कम्युनिकेट विद ईच अदर टू अचीव द सिस्टम ऑब्जेक्टिव इन एन एनवायरनमेंट। वही बात जो जैसे हमने कार में देखा था, कार के एग्जांपल में देखा था। कहते हैं हमारे पास जो सिस्टम होता है उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, एक दूसरे से रब्ता कर रहे होते हैं, ताकि किसी भी सिस्टम के ऑब्जेक्टिव, किसी भी सिस्टम को बनाने का जो मकसद है उसको हासिल किया जाए। सिस्टम कैन बी सिंपल लाइक अ थर्मोस्टेट और कम्प्लेक्स लाइक अ ह्यूमन बॉडी और अ कंप्यूटर नेटवर्क। अच्छा, कहते हैं सिस्टम जो है वो सिंपल भी हो सकता है, जैसे जिस तरह थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट का काम क्या होता है? टेम्परेचर को मेजर करना। और कहता है इसके अलावा कोई सिस्टम है कोई बहुत ज़्यादा पेचीदा भी हो सकता है। एग्जांपल आपको दे रहा है जी, कोई ह्यूमन बॉडी हो गई, ह्यूमन बॉडी से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मेरे ख़्याल से आपकी नज़र में कंप्यूटर जो है, ह्यूमन बॉडी है, वो हमारे पास बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। इसके अलावा कहता है कोई कंप्यूटर नेटवर्क है, वो भी एक काफ़ी पेचीदा चीज़ है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, कहते हैं एवरी सिस्टम हैज़ अ पर्पस और गोल दैट इट विशेज़ टू फुलफिल। वही बात जो पर हमने आपको बयान की है कि कोई भी सिस्टम है उसका एक ख़ास मकसद होता है, उसका एक ख़ास गोल होता है, जिस मकसद के लिए सिस्टम को बनाया जाता है। एनालाइजिंग अ सिस्टम ऑपरेशन रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग इट्स एम। अच्छा, कहता है अगर हम सिस्टम की जो ऑपरेशन है, जो उसके काम है, उसको अगर हम उसको एनालाइज करना चाहें, जानना चाहें, तो कहता है जी हमें उसके एम को, उसके मकासद को जानना पड़ेगा। दिस इंसाइट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी एंड एफिकेसी ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम। अच्छा, कहता है जी जो हमारे पास, जब हम इस चीज़ को जान लेंगे, ये बसीरत तो मिल जाएगी, तो कहता है उससे हम सिस्टम की एफिशिएंसी और एफिकेसी दोनों को हम समझ सकते हैं जी, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम एम्स टू ट्रांसफर पीपल एंड प्रोडक्ट सिक्योरली एंड इफेक्टिवली बिटवीन लोकेशन। से कहता है जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसका मकसद क्या है कि वो लोगों को एक जगह दूसरी जगह आसानी से ट्रांसफ़र कर सके, पहुंचा सके। और कहता है इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स हैं, जो गुड्स हमारे पास होती हैं, उनको एक जगह दूसरी जगह आसानी से पहुंचा सके। कंप्यूटर सिस्टम्स प्रिंसिपल गोल इज़ टू प्रोसेस डेटा एंड प्रोवाइड यूज़फुल इंफॉर्मेशन टू यूज़र। अच्छा, कहता है कंप्यूटर सिस्टम जो है उसका गोल क्या होता है, इसका मकसद क्या होता है कि वो डेटा को प्रोसेस कर सके और जो डेटा है उसको यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सके, ताकि उस पर मुख्तलिफ काम किए जा सके। अच्छा, यहाँ पर मेरा एक जनरल आपसे क्वेश्चन है कि कंप्यूटर हमारे पास दो काम कर रहे होते हैं। एक तो वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे होते हैं, दूसरा हमारे पास क्या है, अपने अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे होते हैं। अब यही दो काम तो इंसान भी करते हैं, तो लेकिन अब मुझे आप लोगों ने ये बताना है, आप लोगों ने ये बताना है कि ऐसी क्या वजह है कि वही काम हम भी कर रहे हैं, वही काम कंप्यूटर भी कर रहा है, तो दोनों में फ़र्क क्या आ जाता है, किस जगह पर फ़र्क आता है कि हम क्यों ख़ुद को इस्तेमाल नहीं करना चाहते, हम कंप्यूटर को इस्तेमाल करना चाहते हैं। मुझे इसका जवाब काइंडली कमेंट में लाजमी दीजिएगा, ताकि मैं देख सकूं कि मेरे स्टूडेंट्स कितने ब्रिलियंट हैं। अच्छा, सिस्टम ऑब्जेक्टिव की टाइप्स देखते हैं। जैसे कहते हैं सिस्टम कैन हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर एंड पर्पस। कहते हैं किसी भी सिस्टम के मुख्तलिफ मकासद हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि उसकी नेचर क्या है और उसका पर्पस क्या है, उसका मकसद क्या है, उसकी नेचर क्या है जी। अच्छा, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड, कुछ देखते हैं जी कॉमन जो उसके मकासद हो सकते हैं सिस्टम के। पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। अच्छा, इसमें कहता है जी कलेक्टिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन। इसमें क्या है, अगर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग उसका ऑब्जेक्टिव है तो क्या करेगा, कलेक्ट करेगा इंफॉर्मेशन को मुख्तलिफ सोर्सेज से, उसको अपने अंदर स्टोर करेगा, उसको प्रोसेस करेगा और उसको एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके डिस्ट्रीब्यूट कर देगा जी, अगर जिसको चाहिए होगी ऑथोराइज्ड यूज़र को। एग्जांपल आपको दे रहा है जी, कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेस यूज़र डेटा टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल आउटपुट्स। अच्छा, कहता है कंप्यूटर सिस्टम जो है वो यूज़र डेटा को प्रोसेस करता है और उसको एक मीनिंगफुल आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है जी। द ह्यूमन ब्रेन प्रोसेस इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय द ह्यूमन सेंसेस टू परसीव द एनवायरनमेंट। अच्छा, कहता है जी ह्यूमन ब्रेन जो होता है, कहता है वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है
रिसीव्ड बाय ह्यूमन सेंसेस। 5 ह्यूमन सेंसेस है। कौन कौन से हमारे पास जी? देखने की, सुनने की, सूंघने की, टच करने की, चखने की। कहता है उससे उसको डाटा मिलता है और उसको वो यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है ताकि वो माहौल को समझ सके। एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ जी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो हाथ है अगर किसी गर्म चीज़ पर लगता है तो फ़ौरन हमारा हाथ पीछे हो जाता है। कैसे पीछे जाता है? जब हमारा हाथ टच होता है तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जाती है, तो हमारा ब्रेन समझ जाता है कि माहौल में कोई चीज़ बहुत गर्म है जो जिस्म के फ़लाँ हिस्से के साथ टच हो गई है। तो हमारा ब्रेन हमारे सोचे समझे बगैर हमारे हमसे इजाज़त लिए बगैर वो हमारे हाथ को इंफॉर्मेशन देता है, उसको कमांड देता है कि हाथ पीछे कर लो। फ़ौरन हमारा हाथ पीछे जाता है और हमारा हाथ जलने से बच जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जी सपोर्टिंग अदर सिस्टम्स। दूसरा उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है कि वो दूसरे सिस्टम को सपोर्ट करे। प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अदर सिस्टम्स टू वर्क। अच्छा कहता है जी वो सिस्टम का दूसरा मकसद क्या हो सकता है कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करे कि या एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करे जिससे जो दूसरे सिस्टम है वो वर्क कर सके, उसके ऊपर काम कर सके। एग्जांपल आपको दे रहा है, सेल फोन प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू रन डिफरेंट एप्लीकेशन। आप लोग अपना फ़ोन उठा कर देखें, उसमें देखें आपके पास कितनी एप्लीकेशन होती है आप रन कर होते हैं। आप फेसबुक रन कर होते हैं, आप व्हाट्सएप रन कर रहे होते हैं, इंस्टाग्राम रन कर रहे होते हैं, इसके अलावा आप डिक्शनरीज़ वगैरह रन कर रहे होते हैं, आप मुख्तलिफ़ चीज़ें आप रन कर रहे होते हैं। तो वो क्या है, सेल फ़ोन हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, एक जगह है जहाँ पे जिसके ऊपर हम जाके मुख्तलिफ़ एप्लीकेशन को रन कर रहे होते हैं। आगे जाके हम पढ़ेंगे भी कि हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। वहाँ पे जाके आपको कोई कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ आएगा। दूसरा कहता है द सन प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल स्पीशीज़ ऑन अर्थ टू लिव। अच्छा कहता है हमारे पास जो सूरज है उसका भी काम क्या है कि वो जितने भी स्पीशीज़ हैं, जितने भी चरिंद परिंद इंसान हैवानात हैं, उनको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। आप लोग खुद सोचें, क्या सूरज के बगैर हमारा ज़िंदा रहना मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अब मुझे कमेंट में बताइएगा कैसे मुमकिन नहीं है, अगर किसी को पता हुआ तो। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स। अच्छा कंप्लीटिंग टास्क और प्रोसेस। अच्छा तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है कि एक मखसूस काम को वो कर सके। एग्जांपल आपको दे रहा है, थर्मोस्टेट सिस्टम मेंटेन अ सेट टेम्परेचर इन एन एनवायरनमेंट। थर्मोस्टेट का काम क्या होता है जी? मुख्तलिफ आप लोग देखें एसी वगैरह में थर्मोस्टेट लगा होता है, वो क्या कर रहा होता है, वो कॉन्टीन्यूसली टेम्परेचर को वो मेंटेन वो कर रहा होता है, मेजर कर रहा होता है। जैसे ही उसको लगता है कि हाँ जी अगर 27 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर सेट है, तो अगर जैसे ही टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा, 28 होगा, तो वो फ़ौरन एसी को वो ऑन कर देगा। और जैसे ही हमारे पास टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा तो वो थर्मोस्टेट वो उसको बता देगा कि हाँ भाई अब टेम्परेचर जो बताया गया था हमें वो टेम्परेचर मेंटेन हो गया, तो एसी बंद हो जाते हैं। अ कार इंजन सिस्टम एम्स टू कन्वर्ट फ्यूल इनटू मैकेनिकल एनर्जी एफिशिएंटली। और इंजन का काम क्या था कार के कि वो हमारे पास जो फ्यूल होता है, उसमें जो भी फ्यूल डलता है, पेट्रोल डलता है या उसमें सीएनजी वगैरह डलती है, उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और वो मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास गाड़ी चलाने में हमारी मदद कर रही होती है, गाड़ी को चला रही होती है जी। अच्छा आगे हमारे पास ह्यूमन ब्रेन सिस्टम के बारे में कुछ मज़ेदार चीज़ें वो बता रहा है, कुछ स्टेटमेंट्स बता रहा है। कहता है योर ब्रेन इज़ एन इनक्रेडिबल एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। अच्छा कहता है आपका जो ब्रेन है वो हमारे पास एक नेटवर्क, जिस तरह जाल वगैरह, जिस तरह हमारे पास दुनिया में इंटरनेट बना हुआ है, कहता है ये भी हमारे पास एक किस्म का नेटवर्क। कहता है इसकी एक हमारे पास एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। अच्छा कहता है न्यूरॉन्स सेंड सिग्नल टू ईच अदर। आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ी होगी, जिसने नहीं पढ़ी तो वो काइंडली देख लीजिएगा। हमारे पास जो हमारा जो सिस्टम होता है वो सेंट्रल नर्वस यानी नर्वस सिस्टम कहते हैं, वो हमारे पास डिफरेंट न्यूरॉन्स में के से मिल के बना होता है। वो न्यूरॉन्स जो होती हैं कहता है जी वो एक दूसरे को सिग्नल सेंड करती हैं, अलाउइंग यू टू थिंक, मूव एंड एक्सपीरियंस इमोशंस। और कहता है उससे हमारे पास क्या होता है जी, वो आप फिर इससे आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप सोच सकें, आप मूव कर सकें या आप अपने इमोशंस को बयान कर सकें। दिस कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन इज़ व्हाट मेक्स आवर ब्रेन सो पावरफुल। अच्छा कहते हैं इस कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन, ये जो हमारा पेचीदा किस्म का हमारे पास कम्युनिकेशन का निज़ाम है, इससे हमारा जो ब्रेन कहता है वो हमारा बहुत पावरफुल बन जाता है जी। द ब्रेन प्रोड्यूस अराउंड 20 वाट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा कहता है हमारे पास जो ब्रेन होता है वो तकरीबन 20 वाट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बना रहा होता है, को प्रोड्यूस कर रहा होता है। कहता है ये इस काबिल होती है कि उससे हम एक लो वोल्टेज के हमारे पास एलईडी बल्ब है, उसको हम ऑपरेट कर सकें, उसको हम चला सकें जी। प्रेजेंटेड हियर इज़ द ब्रेन्स रिमार्केबल एफिशिएंसी एज एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम।
ऐसा कहते हैं यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम के तौर पे भी हमारे पास ब्रेन हमारे पास एक बेहतरीन एग्जांपल आ जाती है जी। द इंफॉर्मेशन ट्रैवलिंग थ्रू योर ब्रेन मूव्स एट अबाउट 268 माइल्स पर आवर विच इज़ फास्टर दैन अ फार्मूला 1 रेस कार। अच्छा, हमारे पास दुनिया में हमारे पास एक कार की रेसिंग तो आप सबने देखी होगी, उसमें हमारे पास एक सबसे जो मशहूर जो हमारे पास रेस है उसे हम फार्मूला 1 रेस कार कहते हैं। और कहते हैं वहाँ पे जो हमारे पास गाड़ियाँ जो चल रही होती हैं उनकी स्पीड हमारे ब्रेन से जो मैसेज जा रहा था वो कम होती है। हमारे ब्रेन में जो मैसेज की जो स्पीड है जाने की वो है 268 माइल्स पर आवर, जबकि गाड़ियों की इतनी स्पीड नहीं होती। ये माइल्स है, याद रखें कि माइल्स है। माइल हमारे पास एक माइल में 1.6 किलोमीटर होता है, और अगर हम 268 को हम मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास किलोमीटर में भी हमारे पास आ जाएगा जी, इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। हम देखते हैं 268 मल्टीप्लाइड बाय 1.6, तो ये हमारे पास जो आंसर आता है मतलब कि 428 किलोमीटर पर आवर। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्पीड है हमारे पास। जो गाड़ियाँ होती हैं वो भी 120-130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मोटरवे पे चल रही होती हैं, तो ये उससे भी 4 गुना स्पीड हमारे पास ज़्यादा है। इतनी तेज़ी से हमारा जो ब्रेन से जो मैसेज हैं वो हमारी मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स तक जा रहे होते हैं। योर ब्रेन एज अ बायोलॉजिकल सिस्टम हैज़ अराउंड 86 बिलियन न्यूरॉन्स। अच्छा, कहता है मैंने अभी आपको न्यूरॉन के बारे में बताया है, तो कहता है हमारे पास ऊपर हमने इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में ऐसा पढ़ा था कि कैसे वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम वो बेहतरीन इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। फिर उसके पहले हमने कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में पढ़ा था। फिर कहता है हमारे पास जो ब्रेन है उसमें एक बेहतरीन बायोलॉजिकल सिस्टम भी है, और कहता है उसमें तकरीबन 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। तकरीबन 10 लाख का हमारे पास 1 मिलियन होता है, और 100 मिलियन से हमारे पास 1 बिलियन बनता है। और यहाँ पे मेरे पास 86 बिलियन मतलब कि 86 अरब न्यूरॉन्स हमारे पास मौजूद होती हैं। If each neuron was a person, it is like the population of about 10 Earth all interacting simultaneously। अच्छा, कहता है अगर हमारे पास ये जो न्यूरॉन्स हैं, अगर ये सब न्यूरॉन्स हमारे पास एक बंदा होती तो कहता है एक बंदे के अंदर इतनी न्यूरॉन है कि उससे हमारे पास हमारी दुनिया जितनी 10 दुनिया बसाई जा सकती थी, और वो तमाम की तमाम 10 दुनिया आपस में क्या करती, एक दूसरे के साथ वो इंटरेक्ट कर रही होती, एक दूसरे के साथ वो रब्ता कर रही होती। अल्लाह जी ने इतना पावरफुल ब्रेन इंसान को को दिया है, फिर भी हम कहते हैं कि हम नाशुक्र हैं। फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अच्छा, द ह्यूमन ब्रेन कैन परफॉर्म अबाउट 10 क्वाड्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकेंड, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड एफिशिएंट बायोलॉजिकल सिस्टम इन एग्जिस्टेंस। अच्छा, कहता है जो हमारा ब्रेन है वो हमारे पास तकरीबन 1 सेकंड के अंदर 10 क्वाड्रिलियन ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा होता है। और कहता है वो हमारे पास इतना पावरफुल होता है, ये कहता है जी हमारे पास ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एफिशिएंट बायोलॉजिकल सिस्टम हमारे पास बन जाता है। सुनने में आया था, आपको मज़े की बात बताऊँ कि साइंसदानों ने जितने भी कंप्यूटर सिस्टम बनाए, जितने भी CPU बनाए हैं, अभी तक वो हमारे ब्रेन को वो मैच नहीं कर पाए। हमारा ब्रेन अभी भी उनसे 40 टाइम ज़्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट है हमारे पास ये कंपोनेंट। अच्छा, ये हमारे पास ये साथ में हमारे पास ये कंप्यूटर की उसने डायग्राम बताई हुई है कि कैसे हमारे पास कंप्यूटर में के जो हमारे पास जो मेन उसके कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में काम कर रहे थे, मिलकर काम हमें एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। अच्छा, कहते हैं कंपोनेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी सिस्टम। जो कंपोनेंट्स होते हैं वो किसी भी सिस्टम का एक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं जी। कहता है ईच कंपोनेंट प्लेज अ स्पेसिफिक रोल एंड कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम। जैसे हमने पीछे हम देखा था कार में हर चीज़ का, टायर का, इंजन का, गियर का, हमारे पास ब्रेक्स का एक ख़ास मकसद था। उस मकसद के बगैर वो गाड़ी नामुमकिन थी कि उसको चलाया जा सके। तो कहता है यहाँ भी हमारे पास जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका किसी भी सिस्टम में कहता है जो उसका ख़ास रोल होता है, और वो हमारे पास वो सारे आपस में मिलके एक ख़ास फंक्शनैलिटी किसी भी सिस्टम की उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं जी। और कहता है उससे हमारे पास क्या होता है जी, उससे हमारे पास ओवरऑल हमारे पास सिस्टम इंप्रूव हो रहा है, तो वो सिस्टम हमारे पास एक खास काम कर रहे होते हैं। अच्छा, कहता है अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड हाउ द एंटायर सिस्टम वर्क्स। अच्छा, कहता है जी हर सिस्टम के रोल को समझना ज़रूरी होता है अगर हम किसी भी सिस्टम की
एक ओवरऑल हम उसकी परफॉर्मेंस को देखना चाह रहे थे कि हम देख रहे थे कि वो सिस्टम हमारे पास कैसे काम कर रहा है। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स, इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस एंड रिफाइनिंग सिस्टम डिज़ाइन। अच्छा कहते हैं इससे हमें क्या मिलेगी जी, इससे हम अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपनी जो सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, और कहते हैं जी और हम अपने सिस्टम का जो डिज़ाइन है उसको हम रिफाइन कर सकते हैं, उसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। स्मूथ एंड प्रॉपर वर्किंग ऑफ दिस कंपोनेंट्स टुगेदर इंश्योर द सिस्टम मेट्स इट्स ऑब्जेक्टिव। अच्छा कहता है जितने भी कंपोनेंट्स हैं अगर वो सही तरीके से आपस में काम करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, अपना अपना काम को वो अच्छे तरीके से अंजाम देंगे, तो ही हमारा जो सिस्टम है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने मकासद को हासिल कर पाएगा। अगर एक सिस्टम भी अच्छे से काम नहीं कर पाता तो हमारा सिस्टम अपने मकासद को हासिल नहीं कर पाएगा। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास जी ह्यूमन बॉडी और डीएनए एंड इट्स डीएनए सिस्टम। अच्छा अब देखते हैं हमारे पास के डीएनए सिस्टम क्या है जी। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है डीएनए हमारे पास एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है पेरेंट से बच्चों में मुंतकिल हो रही होती है। अच्छा कहता है कंसिडर योर बॉडी एज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड इफेक्टिव सिस्टम। अच्छा कहता है आपकी बॉडी जो है, अपनी बॉडी को एक बहुत ज़्यादा पेचीदा और इफेक्टिव सिस्टम समझें। It is a remarkable system comprising subsystems such as circulatory system, neurological system and digestive system। अच्छा कहते हैं इसमें हमारे पास हमारा बॉडी पूरा एक निज़ाम है, एक सिस्टम है, और कहते हैं उसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ सब सिस्टम मौजूद होते हैं। जिस तरह आपको एग्जांपल दे रहा है जी, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे जो बॉडी में हमारे पास जो खून की गर्दिश का निज़ाम है। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम ये निज़ाम मतलब कि जिसकी वजह से मैसेजेस हमारी बॉडी से हमारे बॉडी पार्ट्स तक और बॉडी पार्ट्स से हमारे ब्रेन तक जा रहे होते हैं जी। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये ऐसा सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें हमारी खुराक जो है हमारे निज़ाम हज़ाम में खुराक हज़म हो रही होती है, और क्या उसमें से जो यूज़फुल चीज़ें होती हैं वो हमारे ब्लड में हमारी बॉडी के सेल्स तक पहुंच रही होती हैं जी। द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम सर्कुलेट्स ब्लड। जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसका काम क्या होता है कि वो ब्लड को सर्कुलेट करना है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम सप्लाइज ऑक्सीजन। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो क्या कर रहा है, वो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को शामिल कर रहा होता है जी। एंड द सेरेब्रल सिस्टम प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन। सेरेब्रल हमारे पास ब्रेन के अंदर का एक पार्ट है, उसे सेरेब्रल कहते हैं। कहते हैं उसका काम क्या होता है कि वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा होता है जी। इंडिविजुअली ईच हैज़ अ डिस्टिंक्ट फंक्शन येट कोलैबोरेट्स टू इंश्योर आवर सर्वाइवल एंड वेलबींग। अच्छा देखने में तो हर सिस्टम का अपना ख़ास मकसद है, वो अपना ख़ास काम ही करेगा, लेकिन बात ये है कि ये सारे सिस्टम मिल के आपस में एक हमारी बॉडी में मखसूस हमारी बॉडी को जीने में मदद कर रहे होते हैं। अगर ये ऊपर जितने भी सिस्टम हैं उनमें से एक सिस्टम भी काम करना छोड़ जाए तो क्या होता है कि हम किसी काम के नहीं रहते। अच्छा फिर कहता है दूसरा आपको पॉइंट बता रहा है कि डीएनए इज़ लाइक अ ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। अच्छा कहते हैं हमारा डीएनए हमारे पास क्या है जी, हमारी जो ज़िंदगी है उसके बारे में, हमारी बॉडी पार्ट्स कैसे हैं, हमारे कलर, आई का कलर कैसा है, हेयर का कलर कैसा है, हेयर कर्ली हैं, स्ट्रेट हैं, आई का हमारे पास कलर क्या होगा, आईज़ मोटी होंगी, पतली होंगी, नाक कैसी होगी, हमारा कद कैसा होगा, ठीक है, हमारी बॉडी पार्ट्स कैसे होंगे, हमारा चाल चलन कैसा होगा, हमारे पास क्या कहते हैं हमारी जो होती हैं कुछ हर ख़ानदान की एक मखसूस आदत होती हैं वो कैसी होंगी, वो सारी की सारी हमारे पास डीएनए के अंदर स्टोर होती हैं। इसके अलावा कुछ होती हैं मौरूसी बीमारियाँ ख़ानदानों फैमिलीज़ के अंदर चल रही होती हैं, वो भी हमारे पास डीएनए के अंदर वो मौजूद होती हैं। डीएनए ही नेक्स्ट हमारे पास जो ऑस्प्रिंग होती है, जो हमारे पास नेक्स्ट जो बेबी बनना होता है उसको बता रहा होता है कि उसमें ये खसूसियात शामिल होंगी जी। ऐसे कहते हैं हमारे पास ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ फॉर लाइफ मतलब क्या है जी, ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि खाका हमारी लाइफ का, इसमें मुख्तलिफ पूरा का पूरा इसमें खाका मौजूद होता है जी। इट इज़ अ सिस्टम दैट कंटेन्स ऑल द इंस्ट्रक्शन फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू ग्रो, डेवलप एंड रिप्रोड्यूस, पास डाउन फ्राम जनरेशन टू जनरेशन। अच्छा कहते हैं इसमें हमारे पास जी इंस्ट्रक्शन मौजूद होती हैं किसी ऑर्गेनिज्म के ग्रो करने के लिए, कि वो ऑर्गेनिज्म ने कैसे ग्रो करना है, उसका कद बड़ा होगा, उसका छोटा होगा, वो कैसे वो डेवलप होगा और कैसे वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, हमारे पास क्या होता है जी, ये इन्फॉर्मेशन कहता है जी जनरेशन, नस्ल दर नस्ल ये हमारे पास आगे चल रही होती हैं डीएनए की मदद से जी। ईच सेल इन आवर बॉडी रीड्स दिस ब्लूप्रिंट टू नो व्हाट टू डू। अच्छा कहते हैं हमारे पास जितनी भी सेल है हमारी बॉडी में वो इस डीएनए को रीड करते हैं, पढ़ते हैं,
और फिर समझते हैं कि हमारे पास कि हमने क्या काम करना है जी। When all the DNA in a single human cell is extended, it measures about 2 meters in length। अच्छा कहते हैं हमारे पास सेल, हमारे पास जो ह्यूमन बॉडी का अगर सिंगल सेल की अगर हम बात की जाए तो वो इतना छोटा होता है कि आप उसको आम आंख से नहीं देख सकते। लेकिन कहते हैं अल्लाह जी ने उसके अंदर भी इतना डीएनए रखा होता है कि अगर हम उस डीएनए को हम सीधा एक लाइन में अगर हम लगाएं तो उसकी जो लेंथ होगी तकरीबन 2 मीटर तक बन जाएगी। और कहते हैं द टोटल लॉन्ग ऑफ द डीएनए इन योर बॉडी एक्सटेंड्स टू द सन एंड बैक मोर देन 600 टाइम्स। और कहता है हमारी बॉडी में तो बिलियंस ऑफ सेल है। और कहता है अगर हम यहाँ हर सेल में से डीएनए को निकाल के अगर हम एक स्ट्रेट लाइन हम उसकी बनाएं तो कहता है ये इतनी लंबी इसकी लेंथ होगी, इतना इसका डिस्टेंस होगा। कहता है कि हम उस डीएनए को हम ज़मीन से सूरज तक 600 दफ़ा हम उसकी को रखें फिर भी वो उससे बड़ा होगा। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है जी एनवायरनमेंट। अच्छा कहता है द एनवायरनमेंट ऑफ अ सिस्टम इंक्लूड्स एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम दैट इंटरेक्ट्स विद इट। अच्छा कहते हैं एनवायरनमेंट से माहौल से मुराद वो तमाम चीज़ें हैं कहता है जो हमारे सिस्टम से बाहर होती हैं और हमारे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रही होती है, हमारे सिस्टम के साथ वो उनकी क्या कहते हैं वो इंटरेक्ट कर रही होती है हमारी जी। अच्छा कहता है इट्स कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सिस्टम्स ऑपरेशन। अच्छा कहता है जी इसमें हमारे पास तमाम सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे सिस्टम के ऑपरेशन को अफेक्ट कर रहे होते हैं। अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट ऑफ अ सिस्टम इज़ इंपॉर्टेंट एज इट इन्फ्लुएंसेस द सिस्टम परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर बाय प्रोवाइडिंग इनपुट एंड रिसीविंग आउटपुट्स। अच्छा कहता है सिस्टम के साथ जो एनवायरनमेंट होता है कहता है सिस्टम जिस माहौल में पड़ा होता है कहता है उसको समझना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हम समझ सकें कि क्योंकि वो जो एनवायरनमेंट होता है वो हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस पे असरअंदाज हो रहा होता है। और कहता है हमारे पास उसके परफॉर्मेंस पे भी और उसके बिहेवियर पे भी असरअंदाज हो रहा होता है क्योंकि वहीं से हमारे पास एनवायरनमेंट से ही सिस्टम को इनपुट मिल रही होती हैं और जो आउटपुट जा रहे थे वो एनवायरनमेंट के अंदर ही जा रही होती हैं जी। इंटेलिजेंट सिस्टम्स एडजस्ट टू चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट टू कंटिन्यू देयर फंक्शनैलिटी। अच्छा कहता है जो इंटेलिजेंट सिस्टम्स होते हैं वो ख़ुद को चेंज करते रहते हैं माहौल के साथ साथ ताकि वो अपनी फंक्शनैलिटी को वो कंटिन्यू कर सकें जी। देयर आर सेवरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सिस्टम एनवायरनमेंट दैट अफेक्ट सिस्टम डिज़ाइन एंड इट्स फंक्शनैलिटी। अच्छा कहता है कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी सिस्टम के माहौल की जो कि हमारे सिस्टम के डिज़ाइन और उसकी फंक्शनैलिटी को वो मुतासर करती हैं। टू ऑफ दिस प्रॉपर्टीज़ आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। अच्छा दो प्रॉपर्टीज़ एक स्टैटिक वर्सेस डायनामिक है और एक हमारे पास है डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस नॉन डिटर्मिनिस्टिक। अच्छा यहाँ पे इसने थोड़ा सा मुश्किल वर्डिंग में लिखा, उसके मैंने आपके लिए आसान करके यहाँ पे लिखा है जी। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। अच्छा कहता है जी स्टैटिक वर्सेस डायनामिक। अच्छा कहता है जी डेफिनेशन की अगर हम बात करें अच्छा कहता है स्टैटिक एनवायरनमेंट स्टेज द सेम अनलेस द सिस्टम इटसेल्फ मेक्स अ चेंज। अच्छा कहते हैं स्टैटिक एनवायरनमेंट हमारे पास एक ऐसा माहौल होता है जो हमारे पास तब तक सेम रहता है जब तक सिस्टम खुद उसमें तब्दीली ना करना चाहे। नथिंग एल्स अफेक्ट द एनवायरनमेंट वाइल द सिस्टम इज़ वर्किंग। अच्छा कहता है जी माहौल तब तक अफेक्ट नहीं होता जब तक सिस्टम उस पर काम कर रहा है जी। एग्जाम्पल आपको दे रहा है जी यू आर सॉल्विंग अ पजल ऑन अ टेबल। कहता है जब आप किसी कोई पजल है वो टेबल पड़ी है अगर आप उसको सॉल्व कर रहे हैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा है। अच्छा कहता है जी द पीसेस डोंट मूव अनलेस यू मूव देम। अच्छा कहता है पजल के पीसेस तब तक मूव नहीं करेंगे जब तक आपका अपना सिस्टम आपकी अपनी ह्यूमन बॉडी उनको मूव ना करना चाहे। मतलब माहौल तब तक चेंज नहीं होगा जब तक आप खुद पजल के जो पीसेस उनको मूव ना करना चाहें। द टेबल डज नॉट शेक और चेंज। अच्छा कहता है जो टेबल है वो भी शेक नहीं करेगा, वो भी नहीं हिलेगा जब तक आप उसको खुद ना हिलाएं। द पजल रिमेन एग्जैक्टली एज यू लेफ्ट इट वाइल यू आर थिंकिंग। अच्छा कहता है जब तक आप सोच रहे हैं वो पज़ल वैसी की वैसी ही रहेगी और जब आप चाहेंगे कि हाँ ये पीस यहाँ पे गलत जुड़ा हुआ इसको दूसरी जगह पर जुड़ना चाहें तब वो पज़ल के पीसेस आप अपने हाथ से मूव करेंगे तो वो होगा मूव, नहीं तो वो मूव नहीं होगा। वाइट स्टैटिक। अच्छा कहता है द एनवायरनमेंट टेबल एंड पज़ल पीसेस ओनली चेंजेस व्हेन यू इंटरेक्ट विद इट। अच्छा कहता है जो टेबल है जो पज़ल के पीसेस हैं तब चेंज होंगे जब आप खुद उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, आप उनको अपने हाथ से लाएंगे, अदरवाइज़ वो चेंज नहीं होंगे। डायनामिक एनवायरनमेंट क्या है जी? अ डायनामिक एनवायरनमेंट चेंजेस ऑन इट्स ओन रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द सिस्टम इज़ डूइंग। अच्छा कहता है जो डायनामिक एनवायरनमेंट होता है वो ख़ुद ब खुद चेंज होता रहता है। सिस्टम चाहे जो मर्ज़ी कर ले
इन्वायरमेंट उसके कंट्रोल में नहीं होता, इन्वायरमेंट ख़ुद ब खुद चेंज होता रहता है। एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा है जी सेल्फ़ ड्राइविंग कार की। आजकल तो पाकिस्तान में तो शायद कोई भी ऐसा सच नहीं हो, बहुत कम तादाद में होगी, लेकिन फ़ॉरेन कंट्रीज़ में, यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज़ में हमारे पास ऐसी कार आ गई जो सेल्फ़ ड्राइविंग है, जो ख़ुद ब खुद ड्राइव कर रहती है। इंसान अगर उसमें सो भी जाए तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ख़ुद ब खुद ड्राइव कर रही थी। टेस्ला की इसमें वो कार सर फहरिस्त है। अच्छा, कहते हैं कंसिडर अ सेल्फ ड्राइविंग कार ऑन अ रोड। देखें, कहते हैं एक सेल्फ ड्राइविंग कार को देखें रोड पे। कहते हैं अदर कार्स, पेडिस्ट्रियंस, वेदर कंडीशंस एंड ट्रैफिक लाइट्स कैन चेंज एट एनी टाइम। अच्छा, कहता है जी जो अब कार मूव कर रही है उसको माहौल पे तो कोई उसका कंट्रोल नहीं है। कहते हैं उसके साथ जो दूसरी कार है वो मूव कर रही होती हैं। पेडिस्ट्रियन लोग जो होते हैं, जो मुसाफिर होते हैं, राहगीर होते हैं, वो भी मूव कर रहे होते हैं। वेदर कंडीशंस भी होती हैं, कभी सूरज होता है, कभी हमारे पास बादल आ गए होते हैं, कभी दिन होती है, कभी रात होती है। कहते हैं ट्रैफिक लाइट्स हैं हमारे पास, कभी ग्रीन है तो उसका मतलब चले जाओ, कभी येलो है तो उसका मतलब रेडी हो जाओ, रेड है तो उसका मतलब रुक जाओ। अच्छा, कहता है ये जो चीज़ें हैं ये तो साथ साथ चलती रहती है, किसी वक्त भी चेंज हो सकती हैं जी। कहते हैं द कार सिस्टम कंटिन्यूसली मॉनिटर एंड रिस्पॉन्ड टू दीज चेंजेस इन रियल टाइम। अच्छा, कहता है जो हमारे पास कार का सिस्टम है वो इन तब्दीलियों को देख कर आगे चल रहा होता है। अगर सामने कोई कार आ रही तभी वो ब्रेक लगा देगा, कार नहीं है सीधा रास्ता तो जाएगा वो। कोई राहगीर सामने आ गया तब भी वो रुक जाएगी कार, ठीक है। इसके अलावा अगर वेदर कंडीशन बहुत ज़्यादा, उसमें हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, तो वो क्या करेगा, वो गाड़ी स्लो डाउन हो जाएगी जी। इसके अलावा ट्रैफिक लाइट्स को देख लें, अगर वो रेड है तो कार खुद ब खुद रुक जाएगी, जब येलो होगी तो कार चलने के लिए रेडी हो जाएगी, और जब ग्रीन होगी तो कार चलने लग जाएगी जी। तो कहता है मतलब कि उसके कहने का मतलब ये है कि डायनामिक इन्वायरमेंट में किसी भी सिस्टम का सिर्फ ख़ुद पे कंट्रोल होता है, माहौल पे कंट्रोल नहीं होता। हाँ, सिस्टम जो है वो माहौल के मुताबिक रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। अगर हमारे पास माहौल अलाउ करेगा तो सिस्टम काम करेगा, अगर माहौल अलाउ नहीं करेगा तो सिस्टम काम नहीं करेगा। नीचे बता भी रहा है कि द एनवायरनमेंट, रोड एंड सराउंडिंग कीप चेंजिंग इवन इफ़ द कार इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग। अच्छा, कहता है अगर कार कोई काम ना भी करे, अगर कार खुद से कुछ भी ना करे, फिर भी जो सराउंडिंग में जो एनवायरनमेंट है वो तब्दील होता रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट था हमारे पास जी डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस नॉन डिटर्मिनिस्टिक। इसको भी देख लेते हैं जी। अच्छा, कहता है जी डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम, इट इज़ इन अ डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम द सेम इनपुट ऑलवेज प्रोड्यूसेस द सेम आउटपुट। अच्छा, कहता है डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम में हमारे पास एक इनपुट जो होगी वो हमेशा हमारे पास एक ही किस्म की आउटपुट प्रोड्यूस करेगी। द फैक्ट ऑफ योर एक्शन इज़ प्रिडिक्टेबल एंड सर्टन। अच्छा, कहता है जी जो आपका जो अफेक्ट है वो जांचा जा सकता है और उससे हम आउटपुट बता सकते हैं जी। एग्जाम्पल आपको दे रहा है यूजिंग कैलकुलेटर से। कहता है जी इफ़ यू इनपुट 2+2 द कैलकुलेटर ऑलवेज गिव्स 4। अच्छा, कहता है हमारे पास जो कैलकुलेटर है, जब आप उसको 2+2 देंगे तो हमेशा वो क्या देगा, आपको 4 ही आंसर देगा। कभी भी आपको वो 5 आंसर नहीं देगा, कभी 6 नहीं देगा, कभी 3 आंसर नहीं देगा। 2+2 हमेशा आंसर आपको 4 ही देगा। द बिहेवियर डज नॉट चेंज रैंडमली। कभी भी कंप्यूटर या कैलकुलेटर का जो बिहेवियर था वो कभी चेंज नहीं होगा। और कहता है द आउटपुट इज़ कम्प्लीटली प्रिडिक्टेबल बेस्ड ऑन योर इनपुट। और कहता है जो आउटपुट है वो उसको जांचा जा सकता है आपकी इनपुट के साथ। मतलब जब भी आप 2+2 कैलकुलेटर का कमांड देंगे तो हमेशा वो 4 ही आउटपुट देगा, कभी वो 5 या 3 नहीं देगा। अच्छा, वाई इट इज़ डिटर्मिनिस्टिक, यू नो एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन व्हेन यू यूज़ इट। अच्छा, कहता है जी क्योंकि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कब क्या चीज़ होगी, जब आप उसको जो भी इनपुट देंगे आपको उसकी आउटपुट का पता होता है जी। नॉन डिटर्मिनिस्ट की बात करें, कहता है इन अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम द सेम इनपुट में लीड टू डिफरेंट आउटकम्स ड्यू टू अनसर्टेनिटी और रैंडमनेस। अच्छा, कहता है जो हमारे पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक होता है सिस्टम होता है, उसमें हमारे पास सेम इनपुट होती है, लेकिन उससे हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा था वो डिफरेंट आ रहा है, हमेशा हर दफ़ा डिफरेंट आ रहा है। हम उसमें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हमारा जो नेक्स्ट रिज़ल्ट आएगा वो हमारे मर्ज़ी के, वो हमारी पसंद का आएगा ही नहीं। अगर क्या उसका रिज़ल्ट आएगा उसको हम नहीं जान सकते। एग्जांपल आपको दे रहा है जी प्लेइंग अ गेम ऑफ डाइस। लूडो तो सब ने खेली होगी। तो कहता है लूडो में कहता है यू रोल द डाइस द सेम वे एवरी टाइम बट यू माइट गेट अ 1, 3 और 6। अच्छा, कहता है जी
आप तो एक ही छक्का होता है, ठीक है। आप जब उसको फेंकते हैं तो आपको एक भी आ सकता है, आपको 3 भी आ सकता है, आपको छक्का भी आ सकता है, आपको 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। मतलब कि आप उसकी जो आउटपुट होती है आप उसको नहीं बता सकते कि भाई मेरे पास क्या रिज़ल्ट आएगा। द आउटपुट रिजल्ट ऑफ द रोल इज़ नॉट प्रिडिक्टेबल इवन इफ़ योर एक्शन रोलिंग इज़ द सेम। अच्छा कहता है जी देखिए हमारे पास इनपुट तो सेम है, इनपुट हम क्या कर रहे हैं, हम हर दफ़ा छक्के को फेंक रहे हैं, लेकिन उसकी जो आउटपुट आएगी उसको हम मेजर नहीं कर सकते, उसको हम जान नहीं सकते। ऐसा कहता है वाई इट इज़ नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिकॉज द रिजल्ट डिपेंड ऑन चेंजेस नॉट जस्ट योर इनपुट। मतलब कि हमारे पास रिजल्ट क्या होता है, वो हमेशा हर दफ़ा चेंज हो रहा होता है, वो हमारी इनपुट पर डिपेंड नहीं कर रहा होता है जी। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास जी कम्युनिकेशन। अच्छा कहते हैं कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन अमंग सिस्टम कंपोनेंट्स इज़ की टू फंक्शनिंग ऑफ अ सिस्टम। अच्छा कहते हैं जो हमारी जो सिस्टम है उसकी जो कंपोनेंट्स होते हैं, सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं, उनके दरमियान जो हमारे पास राब्ता होता है, जो उनके दरमियान इंटरेक्शन होती है, वो किसी भी सिस्टम के फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है जी। इट इंश्योर्स दैट कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड स्मूथ मैनर टू अचीव द सिस्टम्स ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा कहता है जी हमें ये इंश्योर करती है कि जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे से काम करेंगे और ताकि हमारे एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में काम करेंगे और स्मूथ मैनर में काम करेंगे ताकि हम सिस्टम के ऑब्जेक्टिव उनको हासिल कर सकें जी। फॉर एग्जांपल इन अ कंप्यूटिंग सिस्टम द सीपीयू कम्युनिकेट्स विद मेमोरी टू fetch and store data, and in a biological system the brain sends signal to muscles to initiate movement। एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं जी, हमारे कंप्यूटर में क्या होता है जी, जो सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, वो हमारी मेमोरी के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है ताकि वहाँ से वो रिज़ल्ट को, ताकि वो मेमोरी में से डेटा को निकाल सके और आपको रिज़ल्ट दे सके, इसके अलावा उसके अंदर डेटा को स्टोर कर सके। और बायोलॉजिकल सिस्टम में कहता है जी जो ब्रेन होता है, जो दिमाग होता है, वो मसल्स को सिग्नल देता है कि वो अपनी मूवमेंट को हरकत वो कर सकें जी, हमारे मसल्स जो होते हैं। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास जी सिस्टम इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। अच्छा कहते हैं सिस्टम कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट थ्रू इनपुट्स एंड आउटपुट। अच्छा कहते हैं हमारा सिस्टम जो होता है वो हमारे माहौल के साथ लगातार वो कम्युनिकेट कर रहा होता है, ताकि वो क्यों क्यों कर रहा होता है कि वो माहौल से वो क्या कहते हैं इनपुट ले रहा होता है और माहौल को ही वो आउटपुट दे रहा होता है जी। फॉर एग्जांपल अ वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम रिसीव्स डेटा फ्रॉम एनवायरनमेंट सेंसर्स एंड प्रोवाइड्स द करंट स्टेटस ऑफ द वेदर एंड फ्यूचर फॉरकास्ट टू द यूजर्स। एग्जांपल आपको दे रहा है कि हमारे पास आजकल तो हमें मुख्तलिफ वेबसाइट्स हमें डेटा बता रही होती है भाई आज का वेदर कैसा है। तो कहता है वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम क्या करता है, वो माहौल से लगातार वो डेटा ले रहा होता है, माहौल से जो उसके सेंसर अपने सेंसर से वो डेटा ले रहा होता है और कहता है वो जो हमारे पास जो मौसम है उसका करंट स्टेटस क्या है और आइंदा दिनों में मौसम कैसा रहेगा। कहता है ये दोनों चीज़ें वो बता रहा था यूज़र को कि भाई अगले दिन बारिश होगी, आज मौसम इतना है, कल इतना होगा, ये सारी चीज़ें वो यूज़र को बता रहा होता है। माहौल से लेता है, माहौल से ही वो सेंसर की मदद से इनपुट लेता है और यूज़र को बता रहा होता है। यूज़र भी हमारे पास माहौल का हिस्सा होता है, उसको बता रहा होता है कि हाँ भाई आपके पास अगले दिनों में आपका मौसम ऐसा रहेगा। इन अ कंप्यूटिंग सिस्टम कंप्यूटर्स द इंटरेक्ट एंड कम्युनिकेट विद पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स, एंड इन द बायोलॉजिकल सिस्टम एनिमल्स इंटरेक्ट विद प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर्मिंग अ फूड चेन। अच्छा कहता है फिर आपको एक और एग्जांपल दे रहा है, जो कंप्यूटिंग सिस्टम जो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम होता है, कहता है उसमें जो कंप्यूटर होता है वो हमारे जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं वो डिवाइसेस जो हमारे कंप्यूटर में बाहर से अटैच होती हैं, कहता है उनके साथ वो कंटिन्यूसली वो कम्युनिकेट कर रहा होता है। जैसे हमारे पास प्रिंटर हो गए, प्रिंटर का मतलब जिससे हमारे पास हमारे कंप्यूटर की इनपुट होती है वो हार्ड फॉर्म में प्रिंट होकर निकल रही होती है। इसके अलावा स्कैनर्स हो गए, स्कैनर क्या कर होते हैं, हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर बना के वो कंप्यूटर को सेंड कर देते हैं। और कहता है बायोलॉजिकल सिस्टम की अगर हम बात करें तो कहता है जो जानवर होते हैं वो प्लांट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। क्यों करते हैं इंटरेक्ट, आप लोग देख लें, बकरी को देख लें, वो क्यों इंटरेक्ट करेगी प्लांट के साथ, क्योंकि उसने प्लांट को खाना है। आप बैल को देख लें, गाय को देख लें, इन सब का काम क्या होता है, प्लांट्स को खाना। तो कहता है हमारे पास जो सिस्टम होते हैं, जो एनिमल जो जानवर होते हैं, कहता है जी वो प्लांट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और दूसरे एनिमल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब शेर को देख लें, उसका इंटरेक्शन किसके साथ है, उसका इंटरेक्शन बकरी के साथ, उसका बैल के साथ है, और बैल का किसके साथ, पौधे के साथ इंटरेक्शन है।
तो कहते हैं ऐसे हमारे पास एक फूड चेन बन रही होती है। हमारा ये फर्स्ट टॉपिक ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी जो समरी है उसको हम देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अच्छा जी, अब इस टॉपिक की समरी को भी देख लेते हैं। क्यूरियस सिस्टम में कहता है जी, अ सिस्टम इज़ अ कोऑर्डिनेटेड सेट ऑफ कंपोनेंट्स वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ फंक्शन। मतलब कि सिस्टम हमारे पास क्या होता है, उसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके वो एक टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं। वो टास्क एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सिस्टम्स कैन रिप्रेजेंट बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल रियलिटीज़। अच्छा, कहते सिस्टम जो है वो हमारे पास वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों रियलिटीज़ को वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है जी। एग्जांपल आपको दे रहा है कार की हमने पहले पढ़ ली थी कि हमारे पास उसमें क्या होता है, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें होती है। इसमें इंजन होता है, व्हील होते हैं, ब्रेक होते हैं, सबका काम अलग अलग होता है, लेकिन सब मिलके उनका मकसद क्या होता है कि वो कार को अच्छे से मूव करवा सके। सिस्टम थ्योरम कहता है साइंटिफिक अप्रोच टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स एंड रिलेशनशिप्स इन बोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मैन मेड सिस्टम्स। कहता है हमारे पास साइंटिफिक अप्रोच होती है जिसमें हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को और उनके रिलेशनशिप्स को, किस किस के दरमियान, लिविंग ऑर्गेनिज्म और मैन मेड सिस्टम जो उनके दरमियान हमारे पास होते हैं। It explores how systems and subsystems function, integrate, evolve, and adapt across various fields like computing, biology, engineering and social sciences। मतलब कि ये हमारे पास ये देखते हैं कि सिस्टम और उनके अंदर जो दूसरे सब सिस्टम है वो कैसे काम करते हैं, कैसे इंटीग्रेट होते हैं, इवॉल्व होते हैं, अडेप्ट होते हैं। मुख्तलिफ फील्ड में हमारे पास कंप्यूटर में, बायोलॉजी में, ये सारी जितनी फील्ड उसने मेंशन की हुई है। ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो कहता है जी हर सिस्टम के हमारे पास कुछ ना कुछ गोल या उसके कुछ ना कुछ पर्पस होते हैं, कुछ ना कुछ मकासद होते हैं। फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की बात करें, उसमें कंप्यूटर सिस्टम आ जाता है या ह्यूमन ब्रेन आ जाता है हमारे पास। इन दोनों का मकसद कहता है कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे होते हैं ये। इसके अलावा सपोर्टिंग अदर सिस्टम एग्जांपल आपको दे चुका हूँ, मोबाइल फ़ोन सन मोबाइल फ़ोन क्या करते हैं, वो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसके ऊपर मुख्तलिफ एप्लीकेशन रन हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई MS वर्ड को इंस्टॉल करना है, आपने फेसबुक इंस्टॉल करनी है, आपने कोई और आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, वो सब के इस मोबाइल फ़ोन के प्लेटफॉर्म के ऊपर इंस्टॉल होंगे। द सन सन हमारे पूरे सोलर सिस्टम को वो सपोर्ट कर रहा है जी। ठीक है, हमारी लाइफ जो है वो सन के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। अचीविंग स्पेसिफिक टास्क, कोई ऑब्जेक्टिव के सिस्टम का ये ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है कि वो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करे। जैसे थर्मोस्टेट है, कार इंजन है। थर्मोस्टेट का मकसद ये है कि वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर को मेंटेन करता है, और कार इंजन का काम क्या होता है कि वो गाड़ी को स्मूथली रन करवाता है। दूसरा कंपोनेंट कहता है सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट्स ईच विद अ स्पेसिफिक रोल। मतलब कि सिस्टम हमारे पास क्या होते हैं जी, पार्ट्स होते हैं लेकिन वो एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे होते हैं, और हर किसी का अपना खास मकसद है, एक खास रोल होता है। अंडरस्टैंडिंग दीज हेल्प्स इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। कहता है जब जब हम इन इंटर रिलेटेड पार्ट्स को हम अच्छे से समझ लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है और हम प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, ह्यूमन बॉडी मेड ऑफ सब सिस्टम, रिस्पायरेटरी, नर्वस, सर्कुलेटरी। मतलब हम हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ सब सिस्टम मौजूद होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। ठीक है, और मुख्तलिफ सिस्टम हमारे पास हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं जी। इसके अलावा DNA सिस्टम ब्लू प्रिंट गाइडिंग लाइफ फंक्शन अक्रॉस जनरेशन। ये हमारे पास DNA सिस्टम क्या है जी, हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से बच्चों के में मुंतकिल हो रही होती हैं। जिस तरह के बच्चों पेरेंट्स की हमारे पास करेक्टरिस्टिक होती हैं, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो, वैसे ही बच्चों में मौजूद होती हैं। वो किसकी सिस्टम की बदौलत होती हैं, वो ये जो हमारा DNA सिस्टम है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इस सिस्टम की बदौलत बदौलत ये पॉसिबल होता है। नेक्स्ट हमारे पास एनवायरनमेंट। अच्छा, कहते हैं सिस्टम ऑपरेट विद इन एन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दैट इन्फ्लुएंसेस देयर फंक्शनिंग। अच्छा, कहते हैं सिस्टम हमारे पास एक एक्सटर्नल, ज़ाहिर बात है कहीं ना कहीं पे रखेंगे, जिस सिस्टम को जिस जगह पर रखेंगे वो उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होगा। अच्छा, कहता है ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है ये हमारे सिस्टम की फंक्शनैलिटी को मुतासिर करते हैं। इसमें दो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। पहला हमारे पास स्टैटिक वर्सेस डायनामिक इन्वायरमेंट। स्टैटिक में ये होता है कि हमारे पास कहता है जी तब तक कोई तब्दीली नहीं आती जब तक सिस्टम खुद ना करना चाहे। उस एग्जांपल आपको दे रहा है कि पजल ऑन अ टेबल, कि जब तक मैं खुद नहीं चाहूँगा कि मेरे पजल का कोई पीस मूव करे या मैं टेबल को शेक करूँ, तो ना टेबल मेरे पास हिलेगा ना ही पजल के जो पीसेस हैं वो एक दूसरी जगह मूव करेंगे।
डायनामिक इन्वायरमेंट में ये होता है कि हमारे पास सिस्टम की मर्ज़ी के बगैर जो सिस्टम के सराउंडिंग में एनवायरनमेंट है वो तब्दील हो रहा होता है, और सिस्टम को उस एनवायरनमेंट के मुताबिक ख़ुद को अडेप्ट करना पड़ता है, उसके मुताबिक ख़ुद को चलाना पड़ता है। एग्ज़ाम्पल आपको दे रहे हैं जी, सेल्फ ड्राइविंग कार, उसके इर्द-गिर्द क्या हो सकता है, पेडेस्ट्रियन हो सकते हैं, उसके अंदर इर्द-गिर्द कार्स हो सकती हैं, कार मूव करेंगी। अगर उसके सामने कोई कार आ गई तो हमारी गाड़ी को ऑटोमेटिकली रुकना पड़ेगा, सामने कोई पेडेस्ट्रियन आ गया तो रुकना पड़ेगा। इसके अलावा मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो इसको अफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। दूसरा हमारे पास इसमें कॉन्सेप्ट है डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम वर्सेस नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम। डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम वो होता है जिसकी हमारे पास आउटपुट हमें पहले से पता होती है, मतलब कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आउटपुट क्या आएगी। एग्जाम्पल आपको कैलकुलेटर की दे रहा है कि उसमें जब भी आप 2+2 एंटर करेंगे तो हमेशा हमारे पास रिजल्ट 4 आएगा, कभी हमारे पास रिजल्ट 3 या 5 नहीं आएगा। मतलब कि हमें आउटपुट इसकी कंफर्म होती है कि इसकी आउटपुट ये ही आएगी, चाहे हम उसको किसी मेथड से कर लें, किसी दूसरे कैलकुलेटर से कर लें, चाहे हम हाथ से कर लें, हमेशा हमारे पास रिजल्ट सेम 4 ही आएगा। नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम में ये होता है कि हमें आउटपुट का कोई पता नहीं होता, आउटपुट हमारे पास तब्दील हो सकती है, चाहे आप सेम इनपुट बार-बार दे रहे हैं। एग्ज़ाम्पल आपको दे रहे हैं, हमारे लूडो में जो छक्का होता है, उसको जब आप फेंकते हैं तो आपके पास कोई भी आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 व्हाटएवर सो ऑन, मतलब कि इन 6 में से कोई भी आपके पास आउटपुट आ सकती है जी। फोर्थ हमारे पास कम्युनिकेशन, ऐसे कहते हैं इंटरेक्शन अमंग कंपोनेंट्स इज एसेंशियल। हमारे पास मतलब कि वो जो कंपोनेंट्स हैं किसी भी सिस्टम की, जो सब सिस्टम है, उनके आपस में इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर इंटरेक्शन नहीं होगी तो वो सिस्टम अपना अलग-अलग काम करेंगे तो वो फिर अलग से पूरा एक सिस्टम हो गया, वो सब सिस्टम नहीं कहलाएँगे, वो उनका कोई ख़ास मकसद भी फिर नहीं रहेगा। एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा हूँ, मिसाल तौर पर सीपीयू एंड मेमोरी इन कंप्यूटर्स। अगर सीपीयू को मैं अलग कर दूँ, मेमोरी को मैं अलग कर दूँ, उनके दरमियान कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, ना सीपीयू मेमोरी से कुछ ले रहे हैं, ना मेमोरी सीपीयू से कुछ इंस्ट्रक्शन ले रही है, तो कैसे काम करेंगे? सीपीयू के पास मेमोरी नहीं होगी तो वो कैसे चलेगा? मेमोरी के पास सीपीयू नहीं होगा तो वो कुछ भी किसी काम की नहीं है। इस तरीके से ब्रेन और मसल्स, इनका का कोऑर्डिनेशन भी ज़रूरी है। अब ब्रेन हमेशा हमारे पास ब्रेन अलग से पड़ा है, अगर मसल्स हमारे पास दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वही बात है जो हमारे पास वेंटिलेटर पे मरीज़ पड़ा होता है। ब्रेन डेड हो गया, मसल काम कर रहे हैं तो मसल किसी काम के नहीं है। इसके अलावा अगर ब्रेन है, मसल काम नहीं कर रहे, बंदे को फालिज पड़े, फिर भी वो बंदा किसी काम का नहीं है। जब तक इन दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तब तक हमारी बॉडी सही अच्छे से काम नहीं कर सकेगी। नेक्स्ट हमारे पास जो सिस्टम एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। अच्छा, कहते हैं सिस्टम टेक इनपुट्स फ्रॉम एंड गिव आउटपुट टू द देयर एनवायरनमेंट। मतलब कि सिस्टम है हमारे पास जो है वो हमेशा एनवायरनमेंट से ही इनपुट लेता है और एनवायरनमेंट को ही आउटपुट दे रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे हमेशा का मैंने वर्ड यूज़ किया है, ये हमेशा का वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहिए था। सिस्टम एनवायरनमेंट से इनपुट ले सकता है, अक्सर लेता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो एनवायरनमेंट से ही इनपुट लेगा। वो कंप्यूटर के अंदर से भी कोई कमांड हो सकती है कि जो दूसरे सिस्टम को कमांड दे रहा होता है। और कहता है जो आउटपुट होती है वो भी एनवायरनमेंट को आउटपुट हो रही होती है, जबकि ये भी बात इसमें कुछ इस तरह है कि सिस्टम दूसरे सिस्टम को भी आउटपुट दे सकता है जी। एग्जांपल आपको दे रहा है, वेदर सिस्टम मॉनिटर एटमॉस्फेरिक डेटा। वेदर सिस्टम जो होता है वो एटमॉस्फेरिक डेटा को ले रहा होता है एटमॉस्फेयर से और हमको प्रोवाइड कर रहा होता है। कंप्यूटर कम्युनिकेट्स विद प्रिंटर। हमारे पास जो कंप्यूटर है वो प्रिंटर के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। जब भी हमें जो आउटपुट होती है वो हमें हार्ड फॉर्म में चाहिए होती है तो हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं, तो कंप्यूटर प्रिंटर के साथ कम्युनिकेट करके हमें वो कमांड रन करके देता है, हमें वो हार्ड फॉर्म में प्रिंट करके देता है। इसके अलावा एनिमल्स इंटरेक्ट विद इन इकोसिस्टम। मतलब एक इकोसिस्टम में कुछ खूनख्वार जानवर हैं, कुछ सब्ज़ी खोर जानवर हैं। जो खूनख्वार जानवर हैं वो इस सब्ज़ी खोर जानवर के साथ इंटरेक्ट करेंगे, मतलब उनको खाएंगे, और ये जो सब्ज़ी खोर जानवर है वो पौधों के साथ इंटरेक्ट करेंगे। ये तो हो गई समरी। तो उसके अलावा मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन आंसर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला है व्हाट इज सिस्टम। तो कहते हैं सिस्टम क्या है, तो कहते हैं सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ कंपोनेंट्स दैट आर कोऑर्डिनेटेड टू परफॉर्म अ डेजिग्नेटेड फंक्शन। कि सिस्टम में हमारे पास क्या होता है जी, उसमें हमारे पास जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होते हैं, मतलब कि वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, वो एक तरतीब के साथ जुड़े होते हैं, जिनका मकसद क्या होता है कि जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके वो एक जो उनका ख़ास मकसद होता है उस ख़ास मकसद को वो हल कर रहे होते हैं।
मिसाल तौर पर कार की हम एग्जांपल देख लें कि इस कार में क्या है, सब सिस्टम जिस तरह ब्रेक का सिस्टम है, व्हील्स हैं, हमारे पास इंजन है, वो सारे मिलकर क्या कर रहे हैं, उनका मकसद क्या होता है कि कार को मूव करवाना, सेफली मूव करवाना। डिफाइन द सिस्टम थ्योरी। सिस्टम थ्योरी को कहते हैं डिफाइन करें तो कहता है सिस्टम थ्योरी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कहता है ये वो ब्रांच है साइंस की जो कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स जो होते हैं हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उनको साथ में उनको डील कर रही है, एंड देयर इंटरेक्शन विद द सोसाइटी एंड साइंस, और उनकी जो साइंस और सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन होती है उसको भी देख रही होती है। इंटरप्रेटिंग द वर्ल्ड थ्रू वेरियस सिस्टम्स एंड सब सिस्टम, वो कहता है हमारे पास जो वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं उनको सिस्टम और सब सिस्टम के तौर पर देख रही होती है जी। नेक्स्ट है जी लिस्ट द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम। किसी भी सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं जी? उसमें ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें कम्युनिकेशन होती है और उसमें एनवायरनमेंट होता है। नेक्स्ट है जी व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कंप्यूटर सिस्टम का? टू प्रोसेस डेटा एंड प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू यूज़र। कि उसको जो डेटा दिया जाए उसको प्रोसेस किया जाए और उससे एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन निकाल के यूज़र को दी जाए जो कि यूज़र के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। व्हाट इज़ meant बाय स्टैटिक एनवायरनमेंट इन अ सिस्टम। कि स्टैटिक एनवायरनमेंट का क्या मतलब है? अ स्टैटिक एनवायरनमेंट डज नॉट चेंजेस अनलेस द सिस्टम इटसेल्फ प्रोड्यूसेस एन आउटपुट। कहता है स्टैटिक एनवायरनमेंट वो होता है जो कि तब्दील नहीं होता जब तक सिस्टम उसको खुद तब्दील ना करना चाहिए अपनी आउटपुट के थ्रू। जिस तरह हमने वो एग्जांपल देखी थी कि वो हमारे पास जो पज़ल की एग्जांपल थी कि उसकी पीसेस तब तक मूव नहीं होंगे या टेबल तब तक शेक नहीं करेगा जब तक हम खुद उसको मूव ना करवाना चाहें। गिवन एग्जांपल ऑफ डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम। ये हमारे पास क्या है एग्जांपल इसकी कैलकुलेटर है कि जिसकी हमें आउटपुट हमेशा हमें पता होती है कि उसकी आउटपुट क्या है। ज़ीरो प्लस वन करेंगे तो वन आएगी, टू प्लस टू करेंगे तो फोर आएगी, फोर प्लस थ्री करेंगे तो फाइव आएगी। जो भी आउटपुट आउटपुट होगी उसको हम अपने हाथों से सॉल्व करके हम बता सकते हैं कि हाँ भाई ये आउटपुट आएगी। चाहे जो भी कैलकुलेटर हम इस्तेमाल करें, जो भी मेथड हम इस्तेमाल करें, हमेशा जब भी टू प्लस टू करेंगे तो वो हमारे पास फोर ही आएगा। नेम द सब सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी मेंशन इन द टॉपिक। टॉपिक में कौन कौन से सब सिस्टम मेंशन है जी? उसमें हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, सेरेब्रल सिस्टम है। ये सारे सिस्टम हमारी बॉडी में होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज डीएनए डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ सिस्टम। कि डीएनए हमारे पास क्या है? जो सिस्टम बताया गया है हमारे इस जो टॉपिक बताया गया उसमें डीएनए क्या है? कहता है डीएनए इज डिस्क्राइब्ड एज अ ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ दैट प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शंस फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। कहता है हमारे पास ब्लूप्रिंट होता है, ब्लू मतलब कि खाका होता है जिसमें इंस्ट्रक्शन मौजूद होती हैं कि कैसे बॉडी की ग्रोथ होनी है, डेवलपमेंट होनी है और रिप्रोडक्शन होनी है। नेक्स्ट है जी हाउ मेनी न्यूरॉन्स डज द ह्यूमन ब्रेन हैव अप्रोक्सीमेटली। कि हमारे जो दिमाग होते हैं इंसानी दिमाग में कितनी हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं? तो कहता है अराउंड 86 बिलियन न्यूरॉन्स होती हैं। और उसका मैंने बताया भी था कि हमारे पास वो उतना इतनी अगर इनको हम एक स्ट्रेट लेंथ में रखें तो हमारे पास इतना होता है कि हम 6000 दफ़ा सूरज पे हम जा भी सकते हैं, वहाँ भी वापस भी आ सकते हैं। इतनी ज़्यादा है हमारे पास न्यूरॉन्स, हमारे पास इनकी लेंथ बनती है जी। व्हाट काइंड ऑफ आउटपुट डज अ कैलकुलेटर गिव फॉर सेम इनपुट। कहता है कैसी आउटपुट होगी कैलकुलेटर को जब हम सेम इनपुट देंगे? तो कहते हैं ऑलवेज द सेम प्रिडिक्टेबल आउटपुट। कहता है हमेशा हमारे पास क्या होगी जी? सेम आउटपुट होगी और हमेशा प्रिडिक्टेबल आउटपुट होगी, मतलब कि हम जिस भी तरीके से करें हमारे पास वही सेम आउटपुट आनी है। टू प्लस टू हमेशा हमें फोर ही आंसर मिलेगा। Differentiate between static and dynamic environments with example. In static environments, solving a puzzle, nothing changes unless the system acts. स्टैटिक environment वो होता है कि उसमें तब तक कोई तब्दीली नहीं आएगी जब तक सिस्टम खुद नहीं जाएगा। In a dynamic environment such as self-driving cars, changes happen independently of the system। और कहता है डायनामिक environment में क्या होगा जी? कि वो हमारा जो सिस्टम है उसके इर्द-गिर्द का जो माहौल होगा उसमें चीज़ें खुद ब खुद चेंज होती रहेंगी, हमारा सिस्टम उसके मुताबिक एडजस्ट करेगा। सिंपल से अगर आपको को मैं ये चीज़ समझाऊँ तो स्टैटिक एनवायरनमेंट में क्या होगा कि हमारा सिस्टम जो है वो एनवायरनमेंट को कंट्रोल करेगा। जबकि डायनामिक एनवायरनमेंट में क्या होगा कि हमारा जो एनवायरनमेंट होगा वो हमारे सिस्टम को कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट है जी एक्सप्लेन व्हाई सेल्फ ड्राइविंग कार ऑपरेट्स इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। कि हमारे पास जो सेल्फ ड्राइविंग कार होती है वो डायनामिक एनवायरनमेंट में ही क्यों ऑपरेट करती है।
जो कहता है बिकॉज इट मस्ट रिस्पॉन्ड टू अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस सच एज ट्रैफिक वेदर पेडिस्ट्रियन एंड रोड कंडीशंस। कहता है क्योंकि उसने जितने भी चेंजेस होती हैं ट्रैफिक में आती हैं, वेदर में, पेडिस्ट्रियन रोड कंडीशन होती है, कहते हैं उन सब को उसने रिस्पॉन्ड करना होता है। और ये हमारे कंप्यूटर, हमारे सिस्टम के, हमारी कार्य कंट्रोल में नहीं होती, तो इसलिए हमारे पास ये डायनामिक एनवायरनमेंट होता है। और ये वक्त ब वक्त चेंज होती रहती हैं ये चीज़ें। किसी भी वक्त पेडेस्ट्रियन सामने आ सकता है, कोई कार सामने आ सकती है, रोड पे कोई चांपा आ सकता है जी, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है जी, हाउ डू कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम हेल्प इन अचीविंग द सिस्टम ऑब्जेक्टिव। कि हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं किसी भी सिस्टम के, वो कैसे सिस्टम के ऑब्जेक्टिव को मीट करने में हेल्प करते हैं। तो कहता है ईच कंपोनेंट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन एंड देयर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स द ओवरऑल सिस्टम फंक्शंस एफिशिएंटली टू मीट इट्स गोल। अच्छा कहता है हमारे पास जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो एक ख़ास काम कर रहे हैं, और जब आपस में कम्युनिकेट करके, कोऑर्डिनेट करके जब वो एक काम को अच्छे तरीके से कर लेते हैं, तो कहता है वो हमारे पास सिस्टम का जो ओवरऑल गोल होता है वो अचीव हो रहा होता है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब हाउ द ह्यूमन ब्रेन कैन बी कंसिडर्ड अ पावरफुल बायोलॉजिकल सिस्टम। कहता है हमारे पास जो ह्यूमन ब्रेन है उसको हम कैसे एक बायोलॉजिकल, पावरफुल बायोलॉजिकल सिस्टम देख रहे हैं। कहता है इट कम्युनिकेट्स थ्रू न्यूरॉन्स, प्रोसेस इंफॉर्मेशन रैपिडली एंड परफॉर्म 10 क्वाड्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड विद हाई एफिशिएंसी। कि ये हमारे पास इसमें एक जो न्यूरॉन्स होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेस हो रहती है। और कहता है ये तकरीबन ऑलमोस्ट 10 क्वाड्रिलियन ऑपरेशन पर सेकंड की स्पीड से वो परफॉर्म कर सकता है, हमारा जो ब्रेन है या कर रहा होता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन अ सिस्टम विद एन एग्जांपल। हमारे पास सिस्टम में कम्युनिकेशन का क्या रोल है, एग्जांपल भी मांग रहे हैं। कहता है कम्युनिकेशन इंश्योर्स स्मूथ कोऑर्डिनेशन बिटवीन कंपोनेंट्स। कहते हैं हमारे पास कम्युनिकेशन से क्या होता है कि सारे हमारे पास जो जितने भी हमारे पास सब सिस्टम होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वो अच्छे तरीके से काम कर रहे होते हैं। एग्जांपल आपको दे रहे जी, सीपीयू कम्युनिकेट्स विद मेमोरी टू प्रोसेस डेटा। हमारे पास जो सीपीयू है वो मेमोरी के साथ हमारे पास कम्युनिकेट करके डेटा को प्रोसेस कर रहा होता है। अब वो अगर प्रोसेस नहीं करेगा तो मेमोरी उसको जो है इसको रिजल्ट नहीं देगी, इसको डाटा नहीं देगी, तो सीपीयू किसी काम का नहीं है। इस तरीके से मेमोरी को अगर कोई कमांड नहीं मिलेगी तो मेमोरी में जो डाटा है वो भी किसी काम का नहीं। इसलिए ये दोनों आपस में मिल के हमारे पास हमें डाटा को प्रोसेस करके हमें एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके हमें देते हैं। नेक्स्ट है जी, वाई इज़ अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट फॉर सिस्टम डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन के लिए हमारे पास जो एनवायरनमेंट उसको समझना क्यों ज़रूरी है। कहते हैं बिकॉज एनवायरनमेंट अफेक्ट्स द सिस्टम परफॉर्मेंस एंड मे प्रोवाइड इनपुट और रिस्पॉन्ड टू आउटपुट। द सिस्टम मस्ट बी डिज़ाइन टू अडॉप्ट अकॉर्डिंगली। कहता है हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है। जैसे हमने डायनामिक एनवायरनमेंट में देखा था कि हमारी जो अगर बहुत सामने बहुत सारी कारें आ जाती हैं तो हमारा सिस्टम तो अफेक्ट होगा, सिस्टम हमारी कार रुक जाएगी। तो कहते हैं मे प्रोवाइड इनपुट और रिस्पॉन्ड टू आउटपुट। और हमारे पास इनपुट क्या होगी, गाड़ी आ गई, इनपुट आ गई, भाई कैब रुक जाना है तो हमारी गाड़ी क्या होगी, रुक जाएगी। या हमारे पास आउटपुट क्या होगी कि हमारी जो है, अगर रोड साफ है, कुछ भी आगे जंप वगैरह नहीं है, पेडिस्ट्रियन नहीं है, तो हमारी गाड़ी क्या करेगी, चली जाएगी, चलने लग जाएगी जी। द सिस्टम मस्ट बी डिज़ाइन टू अडॉप्ट अकॉर्डिंगली। हमारा सिस्टम जो है इन तब्दीलियों की निस्बत हमारे पास सिस्टम जो है खुद को अडॉप्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट है जी, कंपेयर डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम्स यूजिंग रियल लाइफ एग्जांपल। कि हमने डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम को हमने रियल लाइफ एग्जांपल से हमने समझने दिए। कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम लाइक अ कैलकुलेटर गिव्स द सेम रिजल्ट एवरी टाइम, पहले नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम लाइक रोलिंग डाइस कैन गिव डिफरेंट रिजल्ट फॉर द सेम इनपुट। कि डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम वो होते हैं उसमें हमेशा हमें सेम इनपुट के लिए हमें सेम आउटपुट ही मिलेगी। जबकि नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम में क्या होगी जी, आप सेम इनपुट भी बेशक देते रहें तो क्या होगा, हर दफ़ा हमें एक अलग से हमें नई इनपुट, नई आउटपुट ही मिलेगी। एग्जांपल आपको वो देख लें, रोलिंग डाइस में कभी हमें एक मिल रहा था, कभी दो, कभी तीन, कभी चार, कभी पाँच और कभी छक्का मिल रहा होता है। नेक्स्ट है जी, हाउ डज़ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करता है, बाय सिक्योरली एंड एफिशिएंटली ट्रांसफरिंग पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। कि जब वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो गुड्स होते हैं, जो खाम माल होता है, जो चीज़ें होती हैं और लोग होते हैं, जब वो एक जगह से दूसरी जगह सिक्योरली और एफिशिएंटली वो मूव कर जाते हैं, तो हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेता है। नेक्स्ट है जी, आइडेंटिफाई द सिस्टम कंपोनेंट्स एंड देयर कम्युनिकेशन इन अ स्मार्ट होम सेटअप।
कहता है हमारे पास जो स्मार्ट कंप्यूटर सिस्टम है, हमारे पास कंपोनेंट्स है, हमारे पास जो स्मार्ट होम है, कहता है उसमें हमारे पास कंपोनेंट्स क्या क्या उनकी कम्युनिकेशन कैसी होती है जी। अच्छा, स्मार्ट होम के उसे कहते हैं जिसमें हमारे पास जी बल्ब होते हैं जो स्मार्टली काम कर रहे होते हैं, उनको कमांड दिया तो वो जल जाते हैं रिमोटली तौर पे या इंटरनेट के तौर पे। एसी हमारे पास से इंटरनेट पे काम करता है, वॉशिंग मशीन इंटरनेट पे काम करती है, ठीक है, उसमें सिक्योरिटी के फीचर्स होते हैं, ये सारे हमारे पास है। इसकी आपको बेस्ट एग्जांपल सांगडू सिटी मिलेगी, जो कि हमारे पास ही साउथ कोरिया में मौजूद है। इसे कहता है कंपोनेंट्स इंक्लूड सेंसर्स, स्मार्ट लाइट्स, थर्मोस्टेट, सेंट्रल कंट्रोलर एटसेट्रा। अच्छा, कहते हैं इसमें कंपोनेंट्स कौन-कौन से हैं? इसमें सेंसर होते हैं, मुख्तलिफ सेंसर हमारे पास काम कर रहे होते हैं यहाँ पे, स्मार्ट लाइट्स होती हैं हमारे पास जी, थर्मोस्टेट जो टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा होता है, और सेंट्रल कंट्रोलर जो इन सब चीज़ों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा होता है ये। दे कम्युनिकेट वाया वायरलेस प्रोटोकॉल, फॉर एग्जांपल वाईफाई, टू मेंटेन टेम्परेचर, लाइटनिंग एंड सिक्योरिटी बेस्ड ऑन यूज़र इनपुट और एनवायरमेंटल डेटा। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कहता है ये सारे जो हमारे पास ये वाईफाई के थ्रू हमारे पास आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। क्यों, कैसे कर रहे होते हैं कि हमारे पास टेम्परेचर को भी मेंटेन कर रहे होते हैं, रूम में लाइटिंग वगैरह को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिक्योरिटी के फीचर्स को भी देख रहे होते हैं, बेस्ड ऑन मतलब कि यूज़र जैसे ही हमारे पास वो सिक्योरिटी रखना चाहे, ये टेम्परेचर लाइट रखना चाहे, उसके मुताबिक वो काम कर रहे होते हैं, या जो इन्वायरमेंट में डेटा मिल रहा होता है उसके मुताबिक वो काम कर रहे होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जी, given a weather forecasting system, explain how it interacts with its environment to provide useful information। कहते हैं हमारे पास जी जो वेदर फोरकास्टिंग को सिस्टम होती है, कैसे वो अपने environment से इंटरेक्ट करके हमें यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देती है। कहते हैं द सिस्टम collects data from the sensor, temperature, humidity, wind, processes it and outputs weather reports and prediction to users through apps or broadcast। अच्छा, कहता है ये सिस्टम जो है सेंसर से डेटा को कलेक्ट करता है, जिस तरह टेम्परेचर होगी, ह्यूमिडिटी होगी, विंड होगी, ठीक है, विंड की स्पीड क्या है, किस तरफ से विंड आ रही, ह्यूमिडिटी कितनी है, बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, टेम्परेचर ज़्यादा है, कम है, उसको प्रोसेस करता है, और उसकी जो आउटपुट होती है वो वेदर रिपोर्ट्स की सूरत में या पेशन गोई की सूरत में कहता है यूज़र को प्रोवाइड कर देता है। कहता है ये ब्रॉडकास्ट भी कर सकता है, जैसे हमारे पास टेलीविज़न में हमें मिल रही होती है कि भाई आज फलाँ जगह पर मतलब अबरअरुल आलूद रहेगा, फलाँ जगह पर बारिश होगी, फलाँ जगह पर बहुत तेज़ धूप होगी, या उसको ऐप्स के थ्रू अपने यूज़र को प्रोवाइड कर सकता है। अच्छा, नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास एसएलओ बेस्ड एमसीक्यूज़ का है, तो मिलते हैं उस सेक्शन में। अच्छा जी, अब हम देखते हैं जी इसी टॉपिक से रिलेटेड एसएलओ बेस्ड जो हमारे पास एमसीक्यूज़ बनते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे मैं आपको इसके आंसर बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा। इसके आंसर आप लोगों ने खुद मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में आपने मेंशन करने हैं। हाँ, आपकी हेल्प के लिए मैं अपना जो फ़ेसबुक का पेज है वहाँ पे मैं इसके आंसर्स को अपलोड कर दूँगा, और उसका लिंक मैं आपको नीचे बायो में दे दूँगा अपने जो डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने जितने गेस किए हैं क्या वो ठीक हैं या गलत है। अच्छा, पहले है जी व्हाट इज़ सिस्टम? सिस्टम क्या है? अ रैंडम ग्रुप ऑफ डिवाइसेस, उसमें डिवाइसेस तो होती हैं लेकिन वो रैंडमली काम कर रही होती हैं। डिस्कनेक्टेड सेट ऑफ टूल्स का सेट तो है लेकिन वो डिस्कनेक्टेड है आपस में। एन ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ कंपोनेंट्स परफॉर्मिंग अ फंक्शन, कि हमारे पास कंपोनेंट्स हैं जो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखे हुए हैं और एक काम कर रहे हैं, या अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है ये हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जी व्हाट डज सिस्टम थ्योरी प्राइमरीली डील विद, कि हमारे पास जो सिस्टम थ्योरी है वो प्राइमरीली किससे डील करती है? नंबर 1 ओनली मशीन से डील करती है, या वो बेसिक अरिथमेटिक से डील कर रही होती है, या वो हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स हमारे पास हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में और सोसाइटी में उनको डील करती है, या वो हमारे पास जी ड्राइंग मैकेनिकल डायग्राम्स को वो डील कर रही होती है। नेक्स्ट है जी विच आर द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम, कौन सा हमारे पास सिस्टम का कंपोनेंट है जी? टेम्परेचर है, ऑब्जेक्टिव है, लोकेशन है, या कलर है। वो याद कीजिएगा वो चार हमारे पास थे कंपोनेंट्स, और उनमें से एक यहाँ पे मौजूद है, बुक देखिएगा आपको याद आ जाएगा वो, और मुझे कंपोनेंट कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट जी विच इज़ नॉट अ गोल ऑफ अ सिस्टम, कि हमारे पास कौन सा ऐसा है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि किसी सिस्टम का गोल नहीं हो सकती? इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, दूसरे सिस्टम को सपोर्ट करना, फाइल साइज़ को बढ़ाना, या हमारे पास स्पेसिफिक टास्क को अचीव करना, हासिल करना। नेक्स्ट है जी विच ऑफ दिस सिस्टम प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम ह्यूमन सेंसेस, अच्छा, कहते हैं इनमें से कौन सा ऐसा ऐसी चीज़ है हमारे पास जो कि ह्यूमन सेंसेस से डेटा लेके इसको प्रोसेस कर रही होती है? आया वो हमारा जिगर है,
या वो हमारा दिल है, या हमारा दिमाग है, या हमारे पास किडनीज हैं, गुर्दे हैं। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम। कौन सी एग्जांपल है हमारे पास ये डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम की जी? कोई लॉटरी मशीन हमारे पास एग्जांपल हो सकती है, या हमारे पास लूडो एग्जांपल हो सकती है, या कैलकुलेटर हो सकता है, या कोई रोटेटिंग व्हील हमारे पास इसकी एग्जांपल हो सकती है जी। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज डीएनए रेफर टू इन सिस्टम टर्म। कहते हैं हमारे पास अगर सिस्टम टर्म में देखा जाए तो डीएनए हमारे पास क्या है? क्या ये कोई फ्लूइड है, या ये कोई मशीन है, या हमारे पास लाइफ के लिए ब्लूप्रिंट है, या हमारे पास कोई फूड सोर्स है हमारे पास डीएनए। नेक्स्ट है जी, विच कंपोनेंट हेल्प्स अ सिस्टम अचीव इट्स गोल। कहते हैं जी वो हमारे पास कौन सा कंपोनेंट सिस्टम का जो कि उसको अपने गोल हासिल करने में उसकी हेल्प कर रहा होता है। क्या वो कोई वॉलपेपर है, क्या वो कोई कंपोनेंट है, क्या वो कोई स्टिकर है, या वो कोई फोल्डर है। नेक्स्ट है जी, विच टाइप ऑफ सिस्टम इज अ थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट कैसा सिस्टम है जी? ये कोई कम्युनिकेशन सिस्टम है, कोई रैंडम सिस्टम है, कोई सिंपल सिस्टम है, या ये कोई लार्ज सिस्टम है। नेक्स्ट है जी, विच इज एन एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग अ सिस्टम। कहते हैं वो कौन सा एक्सटर्नल फैक्टर है, बाहर वाला फैक्टर है जो कि हमारे सिस्टम को अफेक्ट कर रहा होता है। मदरबोर्ड है इसका आंसर, एनवायरनमेंट है, सीपीयू है, या बैटरी है। नेक्स्ट है जी, वाई इज अ पजल ऑन अ टेबल कंसिडर्ड अ स्टैटिक एनवायरनमेंट। ऐसा कहता है हमारे पास जो टेबल पे हमारे पास जो पजल पड़ी हुई है, कहते हैं वो उसको हम स्टैटिक एनवायरनमेंट क्यों कंसिडर कर रहे होते हैं? कहता है इट हैज़ नो पीसेस, इस पे कोई पीस नहीं होता पजल में। टेबल इज मूविंग, टेबल मूव कर रही होती है। इट डज नॉट चेंज अनलेस द प्लेयर एक्ट्स, कि हमारे पास ये तब तक चेंज नहीं होगी जब तक प्लेयर एक्ट नहीं करेगा। या हमारे पास इट चेंजेस रैंडमली, कि ये खुद ब खुद चेंज होती रहती हैं जी। नेक्स्ट है जी, वाई इज अ सेल्फ ड्राइविंग कार इन अ डायनामिक इन्वायरमेंट। कि हमारे पास जो सेल्फ ड्राइविंग कार होती है वो डायनामिक इन्वायरमेंट में क्यों काम करती है? अच्छा कहते हैं इट नेवर मूव्स, क्या वो कभी मूव नहीं करती। इट इज़ पार्क, क्या वो पार्क होती है मतलब खड़ी होती है। इट रिएक्ट्स टू एक्सटर्नल चेंजेस लाइक ट्रैफिक एंड वेदर, कि हमारे पास एक्सटर्नल चेंजेस होती हैं जैसे ट्रैफिक हो गई, वेदर हो गई, उसके साथ ये रिएक्ट कर देती है। या इट ओनली फॉलोज प्रीसेट पाथ, या इसको पहले से पाथ दिए होते हैं तो वो उनको खाली फॉलो करती है। उस पे कोई भी अनहोनी चीज़, कोई गाड़ी नहीं आती, उस पे कोई मुसाफिर राहगीर सफ़र नहीं कर रहा होता। कैसा पॉसिबल होगा? आई थिंक ऐसा नहीं होगा। तो फिर आप सोचें कि इसमें से कौन सा आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट है जी, व्हाट डज कम्युनिकेशन अमंग सिस्टम कंपोनेंट्स इंश्योर। कि हमारे पास हमारे जो सिस्टम कंपोनेंट्स हैं उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो किस चीज़ को इंश्योर करती है? क्या उससे हमारे पास फास्टर डिज़ाइन हो सकता है जी, इंडिपेंडेंट वर्किंग हो सकती है जी, उससे हमारे पास क्या होगा जी, ऑर्गेनाइज्ड फंक्शनिंग होगी, या हमारे पास जो बिहेवियर होगा वो रैंडम होगा जी। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द ह्यूमन ब्रेन, व्हाई इज़ द ह्यूमन ब्रेन कॉल्ड अ पावरफुल बायोलॉजिकल सिस्टम। कहता है हमारे पास जो ह्यूमन ब्रेन है उसे पावरफुल बायोलॉजिकल सिस्टम क्यों कहा जाता है जी? नंबर ऑप्शन ए, इट ग्लोज, कि वो ग्लो कर रहा होता है जी। इट इज़ बिग इन साइज, कि हमारे पास जो दिमाग है वो उसका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा होता है जी। इट प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड मैनेजेस फंक्शन, कि हमारे पास इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा होता है और हमारी जो बॉडी का फंक्शन है उनको मैनेज कर रहा होता है। या क्रिएट्स नॉइज, या हमारा जो दिमाग है वो शोर डाल रहा होता है जी। नेक्स्ट है जी, व्हाट डिस्टिंग्विशेस अ डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम। के हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? उसमें हमारे को प्रॉपर्टी क्या होगी जी? ऑप्शन ए है जी कि सेम इनपुट हमारे पास हमेशा सेम आउटपुट, डिफरेंट आउटपुट निकालेगी। दूसरा है जी रैंडम रिज़ल्ट, उसमें रैंडम रिज़ल्ट जो होंगे वो हमेशा रैंडम होंगे, कभी कुछ रिज़ल्ट आएगा, कभी कुछ रिज़ल्ट आएगा। आउटपुट इज़ अनप्रेडिक्टेबल, हमारे पास आउटपुट है वो हमें पता नहीं होगी कभी क्या आ सकती है, कभी क्या आ सकती है। सेम इनपुट ऑलवेज़ गिव्स सेम आउटपुट, कि हमारे पास जो हमेशा इनपुट होगी, जैसी इनपुट होगी वैसी ही आउटपुट होगी। जो एक दफ़ा आउटपुट आएगी वो ही दोबारा आउटपुट आएगी, कि अगर हम सेम इनपुट उसको देंगे। नेक्स्ट है जी, हाउ डू सब सिस्टम्स ऑफ द बॉडी सपोर्ट सर्वाइवल। कि हमारे पास जो सब सिस्टम है हमारी बॉडी में वो कैसे सपोर्ट कर रहे होते हैं सर्वाइवल को? बाय क्रिएटिंग प्रेशर, प्रेशर को हमारे पास वो क्रिएट कर रहे थे। बाय इंक्रीजिंग ब्लड शुगर, हमारे जो बॉडी में जो ब्लड शुगर है उसको इंक्रीज कर देते हैं। बाय वर्किंग इंडिपेंडेंटली, या वो अलग अलग काम कर रहे हैं। या बाय कोलैबोरेटिंग टू परफॉर्म बॉडीली फंक्शंस, या वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके बॉडी के फंक्शंस को, तमाम फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ सिस्टम सपोर्टिंग अनदर सिस्टम।
अच्छा, कहते हैं इनमें से कौन सा है जो कि इसका एग्जांपल है कि जिसमें हमारे पास एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को सपोर्ट कर रहा होता है ये। फ़ोन फ्रीजिंग, एक फ़ोन है बिल्कुल फ्रीज़ हुआ पड़ा है, तो क्या वो एग्जांपल हो सकती है? फ़ोन रनिंग ऐप्स, कोई फ़ोन है उसके ऊपर दूसरी ऐप्स रन कर रहे हैं, क्या ये एग्जांपल हो सकती है? नेक्स्ट फ़ोन शटिंग ऑफ, कोई फ़ोन है बंद पड़ा है, क्या ये एग्जांपल हो सकती है? या फ़ोन रिंगिंग, या फ़ोन है उस पे कोई कॉल आई है, उस पे कोई रिंग बज रही है, उस पे कोई ट्यून बज रही है, तो या ये एग्जांपल हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास जी, व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू नो अ सिस्टम्स ऑब्जेक्टिव, ऐसा कहता है क्यों ये ज़रूरी है कि हम सिस्टम के ऑब्जेक्टिव को समझ सकें जी? कहता है टू मेक इट क्रैश, सिस्टम को क्रैश करने के लिए, टू अनइंस्टॉल इट, इसको अनइंस्टॉल करने के लिए, टू एनालाइज एंड इम्प्रूव इट्स ऑपरेशन, इसके ऑपरेशन जो हैं उनको समझने के लिए और उनको इम्प्रूव करने के लिए, या टू डिस्कनेक्ट कंपोनेंट्स, या उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है जी, विच कंपोनेंट इंटरेक्शन एनेबल्स द सीपीयू टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा, अच्छा कहते हैं कौन से कंपोनेंट्स के दरमियान हमारे सीपीयू में उसको इस कदर इस काबिल बनाती है कि वो कंप्यूटर में डाटा को स्टोर भी कर सके और वहाँ से डाटा को हासिल भी कर सके। सीपीयू एंड फैन, कंप्यूटर और पंखे के दरमियान कम्युनिकेशन हो सकती है, या ये हमारे पास सीपीयू और कीबोर्ड के दरमियान हो सकती है, या हमारे पास ये कम्युनिकेशन सीपीयू और मेमोरी के दरमियान हो सकती है, या ये हमारे पास सीपीयू और माउस के दरमियान ये कम्युनिकेशन हो सकती है जी। लास्ट है जी, इन अ वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम हाउ डज इट इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट, अच्छा कहता है जो वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम है ये कैसे एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है जी। पहले हमारे पास जी बाय प्लेइंग म्यूज़िक, म्यूज़िक को प्ले करके जी। दूसरा हमारे पास जी मॉनिटरिंग फ़ोन यूसेज, फ़ोन को जो हमारे पास जो डेटा होता है उसको इस्तेमाल करके जी। थ्रू सेंसर कलेक्टिंग एनवायरमेंटल डेटा, इसकी या इसके अपने सेंसर होते हैं जो एनवायरनमेंट से कंटिन्यूसली डाटा को ले रहे हैं तो उसको प्रोसेस कर रहे होते हैं और यूज़र को प्रोवाइड कर होते हैं। या हमारे पास बाय प्रिंटिंग रिसीप्ट्स, या वो रसीदों को प्रिंट करके वो हमें बता रहे होते हैं जी। अच्छा, यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक ख़त्म होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, और जाते-जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।